इसी तरीके से आप पूरा साल जो है अपने घर में ज़रूर इस तरह की महाफ़िल जो है वो रखा करें। मटर आलू, कीमा मटर एंड आलू। कॉल कर सकते हैं आप 051-8094-521 पे। अच्छा, ये जो हमारा गोल्डन हो गया ये, और इसमें अब डाल देंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमे को। ये आहा आहा, हल्की आंच पे, क्योंकि अभी मटर भी गलने हैं और आलू भी गलने हैं। इसको आपने इस पे लिया, हल्की आंच करके इसको हमने, हल्की आंच पे जब आप इस टाइप के डिशेस बनाते हैं ना तो उसका जायका बड़ा अच्छा आता है। सो ये मैंने रख दिया। लेकिन जो हालत है वहाँ पे वो आपको और हमारे नाजरीन को यकीनन अंदाज़ा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर कितनी होती है। उसको ठीक क्या है ना, कहते हैं डॉक्टर साहब, जो फुट होता है उसका एक नाम होता है। डियाबेटिक फुट होते हैं ना, अल्सर बन जाते अरे हैं ना। अल्लाह, उसमें ये होता है कि आप अगर उसको अपने खुराक को ठीक नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल की जो हमारी काविश थी, जो हम पूरी टीम ने, मैंने एक कोशिश की, वो आप सबको बहुत पसंद आई। कल ईद मिलादुन नबी की ख़ास जो महफ़िल थी सुबह जो सजाई गई थी यहाँ पे अपने शो में, वो उसमें आप सब ने शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। रात में मैंने रिपीट में भी देखा, जितनी जो नात ख़्वान हैं और उनकी फैमिली साथ आई थी, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने इस खूबसूरत दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत थी उसमें कल शुरू का पहला शो था, तो उसमें नर्वसनेस भी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया और आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि शिरकत की। इसी तरीके से आप पूरा साल जो है अपने घर में ज़रूर इस तरह की महाफ़िल जो है वो रखा करें, ताकि घर में जो भी बलाएँ होती हैं, ईवल चीज़ें होती हैं, नहूसत होती है, वो टल जाती है। सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आज का सवाल आपको बता दूं कि आज का सवाल है ही नहीं नाज़रीन, आज का कोई सवाल नहीं है। आज हमारे पहले गेस्ट जो हैं वो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ही आने वाले हैं। ज़ियाउर रहमान साहब हैं, जो कि फ़ाउंडर एंड चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज़ फाउंडेशन। आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, follows rights-based approach to raise voices for creating rightful spaces and choices of life for all, particularly marginalized segments including women, children and young people since 1995. तो ये हमारे साथ आज होंगे। और दूसरे जो मेहमान हैं वो आपको पता ही होगा, हरदिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। और उनके नंबर्स आपको बता दूँ, 0300 333 9378 और 0300 911 6681। इस पे अगर आपकी कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स होती हैं अपनी बीमारी के हवाले से तो आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इनका जो क्लिनिक है वो G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा में फ़र्स्ट फ्लोर पे वाक़ है, तो आप उधर जाके अपने दिखा भी सकते हैं। आज आपको सॉन्ग सुनवाएंगे गुल पाना का किसी मेहरबानी किसी मेहरबान ने आके, जो पाकिस्तानी फेमस मूवी का सॉन्ग था, तो उसकी रीमिक्स उन्होंने किया। उसके अलावा नंबर्स जो हैं वो 051 आप कॉल कर सकते हैं, 8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। इंशाल्लाह आपसे जो है मुलाकात तो रहती है, कुकिंग भी होती है, आप लोग कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया जितने कॉलर्स हैं। और मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, मिशी खान @मिशीलिशियस जो है वो ट्विटर का अकाउंट है। उसके अलावा जो फेसबुक का हमारा पेज है ऑफिशियल, वो है K2 सहार मिशी खान के साथ, उस पर आप जा सकते हैं। और साथ में टिकटॉक अगर आपने फॉलो करना है, दैट्स मिशी खान ऑफिशियल। यूट्यूब इज़ ऑल्सो मिशी खान ऑफिशियल एंड स्नैपचैट स्टोरी जो है दैट्स खान मिशी 77। आज जो है क्योंकि छुट्टी का दिन भी होता है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है और कल का दिन लोगों ने कहीं आउटिंग का प्लान किया होता है, तो सबसे जो अच्छी एक डिश होती है, मैंने पिछले हफ्ते जो है कीमा और आलू बनाए थे, आज कीमा मटर आलू जो है वो इंशाल्लाह बना रही हूँ मैं। तो आपके लिए एक मेन्यू भी सेट हो जाता है कि आपने अगर छुट्टी वाले दिन बनाना है कुछ, इसको आप नान के साथ भी खाते हैं, साथ में आप रायता बना लें, सो उससे जो है ना वो डिश में 4 चांद लग जाते हैं। सो कॉल आप कर सकते हैं 051 8094-521 पे। फर्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं और उसके बाद चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं?
वलीजा इब्रार। सॉरी कौन? वलीजा इब्रार। वनीज़ा इब्रार। कैसी हैं आप? किस जगह से कॉल कर रही हैं? चकवाल से। चकवाल से। कैसी हैं वनीज़ा? ठीक ठाक हैं आप? जी ठीक ठाक। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? क्या हाल है आपका? हैं? क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम कर रही हैं कॉल शो में? नहीं सेकंड टाइम, पिछले सेकंड की थी। सेकंड टाइम, अच्छा ओके। तो कुछ आपने ट्राई किया, रेसिपी ट्राई की? जी जी की थी। अच्छा की थी, कौन सी वाली की थी? वो आपकी आलू चावल वाली। कौन सी? आलू चावल। आलू चावल। अच्छा अच्छा। वलीज़े अबरार फ्रॉम चकवाल। तो कैसे बने थे? कोई तारीफ हुई घर में? जी जी। चलो वेरी नाइस। आज जो कीमा मटर आलू है वो भी आप ज़रूर ट्राई करना। जी जी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। नाज़रीन अब हम किचन सेगमेंट पे जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम कह लूँ। उफ नाज़ी मेरी नींद शुक्र है पूरी हुई है, 2-3 दिन से मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। आज मैंने खूब, रात को मैं 11 बजे सो गई और उसके बाद मैं सुबह जब उठी मैंने कहा वाह सुबह हो चुकी है। और वेलवेट निकल आए हैं सबके, वेलवेट की चीज़ें जो है अब लोग पहन सकेंगे। एक तो मोटा वेलवेट होता है, एक ज़रा सा फॉल वाला वेलवेट होता है। तो अब जो है सर्दियों में ड्रेसअप करने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। मम्मी और दावर भाईजान कराची में फुल थ्रॉटल जो है शो देख रहे होते हैं। और साथ में आज क्योंकि सैटरडे है तो सर कामरान सर, शाहिद सर, मंसूर सर, जवाद और उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। नाज़रीन आज मेरे बाल जो हैं वो लोग पैसे दे के पर्म करवाते हैं, पर्मिंग होती है ना, तो मेरे नेचुरली पर्म्ड है। सो अब आ जाते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। और रेसिपी इज़ वेरी वेरी ईजी। आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि आपने प्याज को भूनना होता है, हर चीज़ को भूनना होता है, बग़ैर भुने भी कुछ चीज़ें जो है वो बहुत मज़े की बनती हैं। सो आज बन रहा है कीमा मटर आलू, कीमा मटर एंड आलू। कॉल कर सकते हैं आप 051-8094521 पे। अच्छा ये जो हमारा गुलदान है ना, ये जो रेड वाले फ्लावर्स हैं, ये माशाल्लाह से फर्स्ट डे से 2012 को 6 दिसंबर को जब मैंने शो शुरू किया था तब से है हमारे साथ। और इसको मैंने पता नहीं, कुछ चीज़ों से आपका कुछ बड़ा ही लगाव हो जाता है तो वो फिर आप कहते हैं कि साथ साथ ही रहें। और 2-3 और चीज़ें, बाकी ऑब्वियसली सेट्स चेंज हुए हैं, इतने सारे सेट चेंज हुए हैं, इस दफ़ा भी सेट चेंज हुआ है। लेकिन मुझे जो ये जो पीछे वाली हमारी, मेरे जहाँ बैठती हूँ ना, ये वॉल है ना, इधर भी येलो आ जाए ना, येलो 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 एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप भी होता था सॉन्ग्स का। खैर अब आपको बता दूं कि क्या क्या हम डालेंगे आज की रेसिपी में। आलू आपको चाहिए, 2 से 3 अदद आलू आपको चाहिए, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर चाहिए, टमाटर कह रही हूँ, ये प्याज चाहिए, आधा किलो के बराबर चिकन कीमा है। अगर चिकन नहीं आप बीफ या मटन का लेना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, वो ऑप्शनल है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा साबुत डलेगा, सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून से भी कम, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, या फिर आप चाहें तो कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 1 कप के बराबर इसमें मटर हैं, और 3 अदद जो है गोल कटे हुए टमाटर डालेंगे ताकि उससे जो है वो जल्दी गलता है। हैंड वॉश ज़रूर कर लें, दोबारा से लहर जो है कोरोना वायरस की वो स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए हैंड वॉश साबुन से करें तो सबसे अच्छा है, लेकिन ट्रैवल कर रहे हो तो सैनिटाइज़र, लेकिन घर में सैनिटाइज़र ना यूज़ किया करें, स्पेशली आग के पास, क्योंकि उसमें अल्कोहल जो है वो होती है तो उससे आपके आग लगने का डर होता है। तो उसके साथ साथ सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बच्चों को भी हाथ धोने की तलकीन किया करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस जगह पे होते हैं जर्म्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है मैं आप? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं अटैक से हुज़ैफा बात कर रहा हूँ, हाजी असगर साहब का पोता। अच्छा हुज़ैफा बात कर रहे हैं, हाजी असगर साहब के पोते। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाजी साहब की कैसी अल्लाह का तबीयत है? शुक्र। जी हाजी साहब भी ठीक है, तबीयत ठीक है। चलें और ज़बरदस्त।
बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह आप आज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कल हुज़ैफ़ा। का शो भी देखा था आपका, बहुत जबरदस्त था। बस टाइम नहीं मिलता आपका शो देखने के लिए। मेरी तो पूरी कोशिश होती है आपका शो लाजमी देखूं, मिस ना हो। नहीं नहीं, आप ज़रूर, बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के देखते हैं। तो क्या करती हैं आप हुज़ैफ़ा? मैं फिलहाल तो स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं, किस क्लास में? मैं अभी बैचलर्स करने लगा हूँ, स्टार्टिंग है बस फर्स्ट अच्छा, सेमेस्टर। बैचलर्स, वाह ज़बरदस्त। तो ये कि आज का सवाल नहीं है, लेकिन कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे हमारे जितने जो दोस्त देख रहे हैं उनको? पैगाम तो मैं कोई नहीं देता, पैगाम दादा बूढ़ी अच्छा देंगे। क्या करें? मैंने कहा पैगाम दादा बूढ़ी देंगे। दादा अबू देंगे? कैसे हैं दादा अबू, हाँ, ठीक हैं? ये ले तेरे करने बात। ओके। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हाजी साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। कल की जो महफिल मिलाद थी जी जी, ये बड़ी वाकमाल थी, बड़ी रूहानी मजलिस थी। थैंक तमाम दिन केटू की टीम ने जो काविश की, जो मेहनत की, जी जी जो इस पर अपनी कुर्बानियाँ दी, जी जी। मैं इस पर इनको बहुत शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह जल्ल शान इन्हें ऐसे ही रूहानी मुनाजर और रूहानी महाफिल पेश करने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाए। और आमीन। जनाब वाजिबुल एहतराम जनाब कामरान साहब, काजी साहब, कैवान साहब और तमाम टीम को मेरा बहुत ज्यादा मुबारकबाद और सलाम अलैकुम। वालेकुम और सलाम। आपको बहुत ज्यादा दुआएं, प्यार, सलाम। और डॉक्टर खावर साहब को, आपकी वालदा मोहतरमा जो मेरी बहन है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको बहुत बहुत ज्यादा सलाम मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, सो स्वीट ऑफ यू। आपकी ये जो बातें हैं वो हम सब के दिल को बहुत छू जाती हैं। सो थैंक यू, आपकी ये प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ने हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं हाजी असगर साहब फ्रॉम अटक, और इनकी जो राय होती है और जो बातें होती हैं बहुत ही अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इनसे बात करते करते नाज़रीन एक प्याज जो है वो कट चुका है। आपसे इस तरह ना कटे तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरीके से प्याज काट लें। मैं क्योंकि ऑन स्क्रीन काट रही होती हूँ तो इसलिए मैं इस तरह का तरीका, लेकिन उंगलियां अपनी प्लीज़ बचा लिया करें। और जिस तरह शेफ्स जो हैं वो हमेशा अपनी फिंगर्स को ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं, ऐसे करके जब कटिंग कर रहे होते हैं। 2 प्याज हो गए, इसमें मैंने 1 कप के बराबर ऑयल डाला है। 1 कप के बराबर ऑयल है, इसमें मैंने डाल दिया प्याज और थोड़ा सा हमने तेज़ कर दी आँच। और जो प्लास्टिक का साइड है वो जहाँ से आपकी फ्लेम निकल रही हो ना, उधर से जो हैंडल होते हैं उसको हटा दिया करें, सो दैट वो जलेगा नहीं। और इसी के साथ मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा तेज़ करके आंच आपने ढक्कन लगा देना है, ताकि आपका कुकिंग रेंज, आपका हॉब जो है वो ख़राब ना हो, मतलब उस पर छींटें और खाम ग्रीस जो है वो ना हो। अब हम जो चिकन का कीमा है इसके अंदर मैं मसाले सारे इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा इसमें, आधी टीस्पून इसमें ये हल्दी पाउडर। अच्छा, ये जो 1 टीस्पून ज़ीरा है ये मैं प्याज के साथ ही डाल रही हूँ ताकि ये इसके साथ ही भुन जाएगा। 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ये कुटी हुई लाल मिर्च। और हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक जाएगा। ये हमने मसाले इसमें डाल के, ये जो कच्चा कच्चा कीमा होता है ना उसमें आप माफ़ कीजिएगा, उसमें ज़रा फ्लेवर आ जाता है। वो कहते हैं ना लोग जी हीक आ रही है, अगर आप बीफ या उसका कीमा करते हैं तो उसमें हीक नहीं आएगी। ये हमने कर लिया। और अगर धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून। ये धनिया पाउडर है, नहीं सॉरी नाज़रीन, ये कुछ और है। ये है धनिया पाउडर। ये हल्दी पाउडर है, सॉरी, ये धनिया पाउडर मिल गया। 2 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5-6 मिनट के लिए, जब तक प्याज होता है, आपने इसको रख दिया ताकि, और अब हमने लेके आलू जो है वो काट लेने हैं। आलूओं को आपने उसी तरीके से क्यूब कटिंग में काटना है। ये देख लें, ये बेशक आप इसके बगैर काट लें। ये लिया आपने, जिस तरह आप भुजिया के लिए काटते हैं। 2 आलू हमने इस तरीके से काट दिए और 2 अदर टमाटर गोल काट के अलहदा से रख लिए। ये हमारी आज की जो आलू मटर, सॉरी कीमा मटर आलू है। ये एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, एकदम ठीक है जी। मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रहे हैं?
जी अब्दुल्लाह से तुफैल कर रहा हूँ। प्रोग्राम तो आपको काफी अच्छे से सुन रहे हैं, आज मौका मिल गया कॉल कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप का नाम? जी मोहम्मद तुफैल नाम है। मोहम्मद तुफैल साहब फ्रॉम एबटाबाद। कैसे हैं तुफैल साहब, खैरियत से हैं जी आप? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा फजल है। कल आपका प्रोग्राम सुना हमने। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने जी, शिरकत मेहरबानी। की थी कल के शो में? जी जी कल मुकम्मल शिरकत की है जी, कल नंबर नहीं मिला है हमारा। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रेगुलर कॉलर के नंबर मिल जाते हैं तो हमारा बस वेटिंग में पड़ जाते हैं। अच्छा, वो बस कोशिश करने की बात होती है, कोशिश होती है तो मिल जाता है नंबर। चले, आज आपको मिल चलो जी, गया तो क्या। खुश रहेंगे, अल्लाह सलामत बहुत रहे। शुक्रिया, बहुत सलामत रहे। शुक्रिया। तो कुछ कहना चाहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से? बस जी प्रोग्राम यही है जी, प्रोग्राम अच्छा है, बस महंगाई ने बस तबाह किया हुआ है। महंगाई ने तबाह किया हुआ, ये तो है। अब देखे ना जी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करती है, मतलब परेशान करती है, कौन सी चीज़ जो देखिए महंगी जी हो गई है? महंगाई है, बस हम तो गरीब लोग हैं, ये सब्जियों का नेट पूछ के वापस घर आ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। 100 रुपए से तो कम कोई सब्जी है ही नहीं अब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी सब्जी की काम। तो अल्लाह करे इमरान खान साहब बस सब्जियां सस्ती करवा दें किसी चलो तरह। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। थैंक यू, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। नाज़रीन, आप लोग सोचते हैं मैं इधर क्या फेंक रही होती हूँ, ये डस्टबिन होता है तो डस्टबिन में मैं फेंक रही होती हूँ। वो मैं स्क्रीन पे देखती हूँ, मुझे लगता है लोग सोच होंगे ज़मीन पे फेंक रही हूँ, ऐसी बात नहीं। इनसे बात करते करते मैं गोल टमाटर मैंने काट लिए हैं, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें काट ली हैं, और ये जो है अब मैं चेक कर लेती हूँ जो प्याज और लहसुन अदरक है उसकी सूरत हाल क्या हुई है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये थोड़ा सा और कुक हो जाए, थोड़ा सा मैं आंच इसकी तेज़ कर दूं, थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं जो हरी मिर्चें हैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ। डिफरेंट तरीके से बनाए ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? लुबना। लुबना, क्या हाल चाल हैं आपके, खैरियत से हैं? अभी तो बहुत टाइम है। ठीक जी ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाए आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी लुबना? मैं ये कहना चाहूँगा आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अच्छी होती। क्या आपने बनाया अभी तक? जितनी भी हमने ट्राई मतलब चीज बनाई है सब कुछ मैंने ट्राई किया है। अच्छा, सब कुछ किया। चलो वेरी नाइस भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों को रेसिपी जो है वो पसंद आती है। तो मतलब आज मेरे पापा को तो बहुत ही पसंद है, वो कहते हैं नहीं ये इनकी रेसिपी बहुत बहुत अच्छी होती है। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा को भी मेरी तरफ से सलाम। तो आप किस जगह से? अच्छा, लाहौर से कॉल कर रही हैं। हाँ, मेरी कुकिंग में ज़रा सा लाहौरी टच जो है ना वो आता है कुकिंग में, है ना? है हमारे साथ जी लुबना। लुबना, जी जी जी। अच्छा लुबना, ये बताओ कि क्या क्या बनाया अभी, लास्ट क्या बनाया आपने? मैंने कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई बनाई थी भाई। आज के कीमा मटर आलू ज़रूर बनाना, हाँ जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह। बनाना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कुछ? और आज आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी तैयार हुई आज मैं। सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल जी रखना, ओके अब्बू को अपने जी जी सलाम। ओके हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, लुबना प्यारी से बात करते करते मैंने इसमें जो आलू और मटर है इसमें मैंने हरा धनिया शामिल किया है, 1 अदद लीमू इसमें डाल देंगे, 1 अदद लीमू स्क्वीज़ करके। और आपने इसके जो छिलके हैं ना, मुझे छिलके अब फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं, छिलके आपने काट के साथ ही डाल देने, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है कीमे में बहुत ज़बरदस्त आता है। दूसरा भी हम कर लेते हैं, और इसको भी आपने काट के इसी के साथ डाल देना। ये देखें, ये हो गया। कीमा भी तैयार है, साथ में गोल टमाटर कटे हुए। अब हम ये बस आपने प्याज को इतना भूनना है, इतना, पूरा काला स्याह नहीं करना, ये आपने सुनहरा किया है हमने। दिस इज़ कॉल्ड गोल्डन। गोल्डन हो गया ये। और इसमें अब डाल देंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कीमे को। ये आहा आहा, कच्चे कोई दिल चाह रहा खा लूँ मैं। ये देखें, ये हमने कीमा डाल दिया। अब आपने कीमे को थोड़ा सा टॉस एंड टर्न करना है, टॉस एंड टर्न अबाउट टर्न। ये किया, इसको तोड़ना है, मोटे मोटे गोमड़े पीसेस ना हो, आपने इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद आपने दोबारा से इस पर ढक्कन रख देना है इस तरह। और बाकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ये जो है मटर, आलू और जो हरा धनिया और जो साथ में मैंने 1 अदद लीमू डाला था, लीमू के छिलके भी साथ काट दिए थे, इसको आपने अच्छे तरीके से ऐसे वो कर लेना है, जिस तरह मैरिनेट करके आप रखते हैं। ये रख लिया। जैसे ही थोड़ा सा ये कुक होगा, एक कॉल ले लेती हूँ जब तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं सरफराज बोल रहा हूँ। सरफराज साहब किस जगह से? मैं वहाँ कैंट से। वाह कैंट से। कैसे हैं सरफराज साहब, खैरियत से हैं आप? ठीक बस हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र। आप डिश बड़ी प्यारी बना रही हैं। अच्छा, आज आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि सब्जियां भी बहुत अच्छी आ गई हैं मार्केट में। हाँ, सब्जियाँ अच्छी तो आ रही हैं लेकिन महंगी बहुत है ना जी। इसीलिए मैंने थोड़े थोड़े 2 आलू हैं, 1 कप मटर है, इसलिए कम बना रही हूँ मैं। जी जी जी, तो क्या कहना माशाल्लाह। चाहेंगे महंगाई के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहते हैं कि कोई चीज भी यहाँ सस्ती नहीं मिल रही है सिवाय मौत के अलावा। अल्लाह तौबा तौबा तौबा। वो भी महंगी हो गई है क्योंकि वो भी बहुत भी हाँ। महंगी है, समझे बस बात को, अल्लाह समझे। करे इस मुल्क की हालत बेहतर हो जाए, रब्बिल आलमीन करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब आपको क्या चीज़ याद आती है? हमें तो बस कोई चीज भी नहीं याद आती है। आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, कल मिलाद का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक काविश थी हाँ। और आपको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आमीन। और आपने शिरकत आमीन। की, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ बड़े प्यारे से वाह कैंट। अजीन वाह कैंट में जा चुकी हूँ। मैंने एक जो अपना छोटा वाला एक हीटर था ना, वो मैंने लिया था। कल वो कारपेट लगाने वाला आया ना, वो कहने लगा मैडम, मैंने कहा बात सुनो भाई, किसी के घर में इतना सामान तुमने देखा है, कार्टन कार्टन बैग्स कपड़े ये वो? कहता है नहीं मैडम, मैंने बहुत घर कारपेटिंग की है, कभी इतना सामान नहीं, थोड़ा सा अलमारी में होता है उनका, थोड़ा सा फर्नीचर होता है और बस। कहते हैं इधर कितने लोग रहते हैं? मैंने कहा क्यों? कहते हैं ऐसा लगता है 10 लोगों का सामान है। तो नाज़रीन इसलिए कह रही हूँ वाह कैंट से मैंने हीटर लिया था। हर जगह से मैंने को 50 चीज़ें खरीदी हुई हैं। ये देखें, आय हाय हाय, ज़रा नाज़रीन इसकी अब शक्ल माशाल्लाह से कीमे की शिकिल देखें, शिकिल दोपहर होती है ना, जैसे इस तरह इसकी शिकिल देखें। इसको हमने ब्रेक किया क्योंकि चिकन का कीमा अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी का, तो ये जो है धड़ाम से गिर जाता है, यानी पक जाता है। इसमें अब मैंने शामिल करने हैं मटर, आलू, हरी मिर्च, हरा धनिया और 1 अदद लीमू निचोड़ा था उसका, साथ में छिलके भी काट के ये हमने इसमें शामिल कर लिए। आए हाय, ज़रा इसकी अब शक्ल देखें, कितनी खूबसूरत शक्ल है। और इसी के साथ मैंने गोल टमाटर जो है ये डाल दिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने थोड़ा सा ढक्कन लगा दिया, थोड़ा सा हल्का सा, ये बॉइल्ड वाटर है, प्यारा सा उबला हुआ चाय का जो पानी था, ये हल्का सा डाला आपने, इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको आपने हिलाना नहीं है, थोड़ा सा हिलाना है ताकि मिक्स कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? कौन बात कर रही हैं? मैं सारा बात कर रही हूँ दरबंद से। कहाँ से? दरबंद से। दरबंद से। क्या हाल चाल है सारा आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। ये दरबंद किस जगह पे है? मैंने उससे निकाल की थी, ये उग्गी से आगे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच सारा। तो आपने कोई डिश बनाई? तारा तारा तारा? तारा मतलब जो आसमान पे होता है तारा? ज़ारा। जेड से ज़ारा, ओके, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ज़ारा। ज़ारा तो कोई डिश ट्राई की ज़ारा आपने? हाँ, बिरयानी बनाई थी। बनाई थी? अच्छी बनी थी? खाना डालनी। चलो वेरी नाइस, वेरी बनाती ज़बरदस्त। हूँ मेरी बहन। आज का कीमा मटर आलू जो है वो भी ट्राई करना, ठीक है, ठीक है ना? इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ज़ारा थी प्यारी सी। देवबंद, देवबंद था? दरबंद। Where is the दरबंद? Where is the दरबंद? अच्छा नाज़रीन, अब मैं सफाई कर लूँ। मुझे सफाई का बहुत शौक है, सफाई करवा लें मुझसे। लोगों की जेब की सफाई भी लोग कर जाते हैं, लेकिन मुझे वैसे सफाई पसंद है। सफाई पसंद इंसान हूँ मैं। अच्छा, मैं ये इधर रख देते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या किया नाज़रीन, इसमें जो पानी डाला था, इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे, क्योंकि अभी मटर भी गलने हैं और आलू भी गलने हैं, इसको आपने इस पे लिया।
हल्की आंच करके इसको हमने, हल्की आंच पे जब आप इस टाइप के डिशेस बनाते हैं ना तो उसका जायका बड़ा अच्छा आता है। सो ये मैंने रख दिया। इसके बाद जो है इंशाल्लाह इसको मैं बीच में चेक करती रहूँगी। इसको आप सर्व करें नान और चपाती के साथ। ये मैंने इसकी सर्विंग डिश भी रेडी कर दी है। और अब जो है गुलपाना का जो है वो सॉन्ग आपने सुनना है, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि आप मैसेज करके भी हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि फ़ोन मुझे नज़र आ चुका है। उसके लिए 033548888434 पे आप मैसेज कर सकते हैं और उस पर मैं आपके मैसेजेस भी शामिल कर लूँगी। तो अब गुलपाना का सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज़ फाउंडेशन, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO है और औरतों, बच्चों और यंग लोगों के लिए यानी नौजवानों के लिए बहुत काम कर रही है 1995 से। तो चलते हैं सॉन्ग सुनते हैं। आपने सॉन्ग सुना और आप कॉल कर सकते हैं 05180945221 पे। आज जो मेरे मेहमान हैं वो फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज़ फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बारे में और भी इनसे मालूमात हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत ठीक ठाक हैं। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को और सबको ज़रूर बताइए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1995 से काम कर रही है। जी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रूर बताइए, आवाज़ फाउंडेशन। देखें, हमने बुनियादी तौर पे ये जद्दोजहद शुरू की थी उन महरूम तबकात के लिए जिनके ऊपर हमारे माशरे में बहुत कम बात होती है। आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो औरतों की पार्टिसिपेशन है मुख्तलिफ स्फेयर्स ऑफ लाइफ में वो बहुत थोड़ी है और बहुत रेजिस्टेंस भी हमारी सोसाइटी के अंदर जनरली पाई जाती है। और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस आपको पता है हर दिन जो है वो बढ़ते नज़र आते हैं। तो ये जद्दोजहद थी जो 1995 से हमने शुरू की और उस वक़्त से लेकर आज तक हमने बहुत सारे कवानीन में तब्दीलियाँ करवाई हैं। हुकूमत के साथ मिलके कोशिश की है कि ख़वातीन को, बच्चों को, लड़कियों को, ख़ास तौर पे लड़कियों की जो तालीम है उसके हवाले से इस तरह के मौक़े पैदा किए जाएं ताकि वो बराबरी की सतह पे लड़कों के मुकाबले में, मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन और लड़कियां आगे निकलें। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, जहाँ तक ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम की बात आती है तो सेकेंडरी तालीम की जो हैसियत या जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली आप अक्सर ये सुनते होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी जो मेडन स्पीच की थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जी 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर हैं। अगर हम ये देखें तो उसमें कोई 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़कियां हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। हमारे यहाँ कोई प्राइमरी लेवल तक जो एनरोल होती हैं हमारे सिस्टम में लड़कियां वो 50-55 लाख के करीब होती हैं और उसमें 26 लाख रह जाती हैं जब वो सेकेंडरी लेवल तक पहुंचती हैं। और सेकेंडरी में भी अगर हम देखें तो 8th क्लास से सेकेंडरी शुरू होती है, लेकिन जब 9th और 10th में पहुंचती हैं तो सिर्फ 14 लाख के करीब रह जाती हैं। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आप देखें कि एक बहुत बड़ी तादाद, कोई तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब लड़कियां जो हैं वो हमारी अभी स्कूलों से बाहर हैं। और उनमें ज़ाहिर है कि हम ये चाहते हैं कि सेकेंडरी लेवल तक कम अज़ कम हमारी बच्ची जो है वो तालीम हासिल करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसने सोसाइटी के अंदर एक बेहतर शहरी के तौर पे कदम रखना है। बिल्कुल। और अगली जनरेशन जो है उसको भी, उसकी भी जिम्मेदारी उनके हाथ होती है। ऑफ कोर्स हमारा फ्यूचर है और माँ होती है लड़की फ्यूचर की, तो माँ को तालीम देना कितना ज़रूरी है ये हमें उसका अंदाज़ा होता है। अच्छा, वही मैं कह रही हूँ कि असल तालीम और असल जो सोच और विजडम है वो तो सेकेंडरी तालीम से होता है और उसी में। तो ये मुझे बताएं कि जो लड़कियों की सेकेंडरी तालीम होती है उसमें उनको किन रुकावटों से वो होना होता है? देखिए, चार डायमेंशंस हैं इसकी। सबसे बड़ी डायमेंशन तो एक्सेसिबिलिटी की है। असल में हमारे यहाँ जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं वो तो काफ़ी बड़ी तादाद में हर गांव की सतह के ऊपर बने हुए हैं। सही। लेकिन जब हम जाते हैं मिडिल स्कूलों के ऊपर तो वो उससे भी कम है, उनकी तादाद बहुत कम है, आधे रह जाते हैं। और सेकेंडरी जो है वो आप ये कह लें कि अगर 100 स्कूल जो है वो हमारे यहाँ प्राइमरी बना है
तो कोई 10 के करीब जो है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी तो एक्सेसिबिलिटी एक डायमेंशन है जिसमें हम ये समझते हैं कि कोई तकरीबन लड़कियों को 20-20 किलोमीटर के फासले के ऊपर 25 किलोमीटर के फासले पे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो मिलता है। देहातों में सिचुएशन जो है वो इस लेवल पे है, शहरों में थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन है लेकिन देहातों में ज़्यादा बुरी है। दूसरी जो एक बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ है वो क्वांटिटी का है, नंबर ऑफ़ स्कूल्स बड़े थोड़े हैं। थोड़े हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के स्कूल्स चाहे वो प्राइमरी की सतह के हों या मिडिल की सतह के हों या सेकेंडरी तो बहुत ही थोड़े, तो वो लड़कों के स्कूलों का 1/4 आप कह लें हैं हमारे यहाँ, आधे से भी कम है। आधे से भी। ठीक है, तो ये दूसरी डायमेंशन है इसकी। तीसरी डायमेंशन जो हम समझते हैं वो अफोर्डेबिलिटी भी है। अफोर्डेबल ठीक है, लड़कियों को ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ इस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, कि भाई पे तो ज़्यादा खर्च होगा, भाई को अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, भाई के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट की जाएंगी, लेकिन बहन के लिए जो है वो सेकेंडरी हैसियत आ जाती है। सेकेंडरी तो हमारे यहाँ रियासत भी यही कुछ कर रही है कि लड़कियों के लिए स्कूलों की तादाद भी कम है, लड़कियों के स्कूल भी काफ़ी फासले के ऊपर बने हुए हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी और उनकी क्वांटिटी का एक चैलेंज है। और आखिरी चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत बुरी है हमारे यहाँ। बहुत बुरी हाँ, उसको इम्प्रूव करने की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 4 तरह के चैलेंजेस हैं हमारे जो लड़कियों की तालीम में एक बड़ी रुकावट जो है वो बनते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप जो आवाज़ फाउंडेशन है इनका साथ दें। लड़कियों की जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी, उनकी उठान बेहतर नहीं होगी, तो आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन होगी वो उन्हीं के ज़रिए आएगी। तो उसमें फिर जो बच्चे होंगे उनकी भी ज़ाहिर है तालीम तो होती है, तरबियत में फिर बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है। अच्छा ये मुझे बताएं, जो कवानीन और पॉलिसीज़ हैं लड़कियों की तालीम के हवाले से, वो क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, कवानीन और पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं इस मुल्क में। हमने बहुत पहले जो है 2010 में ही राइट टू एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25A, वो अपने मुल्क पे लागू कर दिया था। ठीक है, और पार्लियामेंट ने बहुत ही विजडम के साथ इस प्रोसेस को डील किया। लेकिन 25A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लड़कियों की और लड़कों की तालीम के हवाले से, वो ये कहता है कि 16 साल की एज तक हर लड़के और लड़की को फ्री और कंपल्सरी यानी मुफ्त और लाजमी तालीम देना जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो ये एक इतना बड़ा काम है, आइनी हक है हमारे माशरे के बच्चों और बच्चियों का, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी 16 साल की एज तक, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि वो चाहे सरकारी स्कूल हों चाहे गैर सरकारी स्कूल हों, सब जगह के ऊपर जो है वो फ्री और लाजमी तालीम दी जाएगी, कम से कम मैट्रिक तक। तो ये तो 2010 में हमने राइट टू एजुकेशन जो है वो दे दिया। लेकिन उसके बाद हमारे साथ 18वीं तरमीम भी आई, और 18वीं तरमीम के तहत जो है वो एजुकेशन सूबों में चली गई। सूबों ने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जो है वो कवानीन बनाए हैं। सिंध में कानून बना हुआ है राइट टू एजुकेशन के तहत, और वहाँ पर सिंध फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लागू भी हो गया है। लेकिन जो हालत है वहाँ पे वो आपको और हमारे नाजरीन को यकीनन अंदाज़ा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के ऊपर कितनी होती है। पंजाब में बुरी हालत थोड़ी इस वजह से है कि कोई 2014 से फ्री और कंपल्सरी एक्ट बना है बच्चों के लिए तालीम देने के लिए, लेकिन 2014 से आज तक उसके ऊपर अमल दरामद का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो आप देखें कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। अगर हम बात करें कि जी हम इन्वेस्टमेंट लड़कियों की या लड़कों की तालीम पे कितनी कर रहे हैं और दीगर मंसूबों के ऊपर कितनी कर रहे हैं, तो वो हमें आज के माशरे में बड़ी वाज़े तौर पे नज़र आ जाती है। मतलब एक हाल ही में हमने देखा है कि हमने मेट्रो ट्रेन का लाहौर में इफ्तिताह किया, ऑरेंज लाइन का, तो कोई तकरीबन 250 अरब रुपए लगे हैं उसके ऊपर, जबकि हम एजुकेशन के लिए 30 अरब रुपए रखते हैं हर साल के।
और वो भी कहाँ 250 अरब और कहाँ 30 अरब। और वो भी हम खर्च नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम एक बहुत ही छोटी तादाद लोगों को जो फैसिलिटेट कर सकेगी उसके लिए हम ज़्यादा पैसे रखते हैं। अभी मतलब जो हम खर्च करेंगे मेट्रो ट्रेन और बाकी जो मेट्रो बसेस हैं उनकी सब्सिडी के लिए, वो कोई तकरीबन सालाना 30 अरब रुपए खर्च करेंगे। तो अब 30 अरब रुपए जो है वो एजुकेशन का बजट भी है और 30 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे यहाँ हुकूमतों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत ही डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, और हमें ये सोचना चाहिए और हमारी आवाम को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह पुश करें अपने हुक्मरानों को कि भाई जो तालीम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने रिसेंटली शहरियों का एक स्कोर कार्ड लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान में, और उसमें हमने ये पूछा कि आप हमें बताएं कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी आपके नज़दीक क्या है। तो पूरे पाकिस्तान से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन निकल के आई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, और गिलगित और बल्तिस्तान के शहरी भी यही कह रहे हैं, हत्ता कि बलूचिस्तान के शहरी भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए कि शहरियों की बुनियादी डिमांड है क्या। हम टोटल अपने जीडीपी का 2.1 या 2% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। कैन यू इमेजिन। तो फिर जिस कौम में तालीम की कमी होगी तो फिर सिविक सेंस की भी कमी होगी और Of 10 course. चीज़ों की। अच्छा ज़िया रहमान साहब, एक चीज़ और, आपका फेसबुक का पेज है जी, आवाज़ जी, फाउंडेशन? जी, जी, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे जी, एक ही काफ़ी नाम से हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं। आवाज़ फाउंडेशन। जी, जी। ओके नाज़रीन, आप लोग अगर देख रहे हैं आपकी बच्चियों को या किसी भी एरिया में पाकिस्तान में आप हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस एरिया रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो आप आवाज़ फाउंडेशन का जो फेसबुक का पेज है उधर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे भी आवाज़ फाउंडेशन है, ट्विटर पे भी है, सोशल मीडिया पे आप गूगल पे जाके करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो तालीम के हवाले से, स्पेशली बच्चियों की तालीम के हवाले से आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी? जी, जी, बिल्कुल। info@awazcds.org.pk हमारा इन्फो आईडी है। वैसे भी गूगल करेंगे आप, मतलब आवाज़ तो फाउंडेशन आवाज़ के तो नाम आ से जाएगा, बिल्कुल तो आ जाएगा। तो सारी ये बहुत information। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आपकी इजाज़त से एक कॉल भी ले लूँ। जी, ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रही हैं? मैं इफ़्फ़त बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इफ़्फ़त साहिबा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी फरमाइए इफ़्फ़त साहिबा। एक तो मैं इनसे ये बात करना चाह रही हूँ, ये जो तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम तो खैर वो जो है तो है, लेकिन तालीम के साथ साथ सिलेबस पर भी जोर दें ताकि बच्चियों की तरबियत सही हो सके। आजकल हमारे यहाँ तरबियत सही नहीं हो रही बच्चियों की क्या किसी की भी नहीं हो रही, क्योंकि सिलेबस में से बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने बचपन में पढ़ी थी वो सब निकाल दी गई हैं। बड़ों के आदाब, खाना पीने के आदाब, ये छोटी छोटी चीज़ें जो बिल्कुल प्राइमरी उस पर थी वो सब चीज़ें निकाल दी गई हैं। उनको सिलेबस पे पहले गौर करें, उसके बाद बच्चियों की तालीम की बात करें, तालीम से ज़्यादा तरबियत की बात करें। ठीक है, ये बात मैं करना चाह रही थी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ मिशी के अभी आएंगे गफ्फार खानजादा, तो उनसे ज़रा सा आप ये पूछ लें कि मुझे ऑटो इम्यून की जो बीमारी है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, अगर वो उसके लिए मुझे कोई दवा बता सकते। ठीक है इफ़्फ़त साहिबा, वैसे आप इस्लामाबाद में ही हैं तो आप उनके क्लिनिक में भी जा सकती हैं। G9 मरकज़ में पैरागॉन प्लाजा में फ़र्स्ट फ्लोर पे है। लेकिन ऑटो इम्यून के बारे में मैं आपकी जो सवाल है, जब वो आएंगे इंशाल्लाह तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल यही करूँगी। और बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है ज़िया रहमान साहब, कि बहुत सारी चीज़ें जो इवन मैंने पढ़ी वो अब बच्चियों को मतलब सिलेबस में ओमिट कर दी गई हैं, निकाल दी गई हैं, जिसमें बहुत सारे उठने बैठने खाने पीने के आदाब जो हैं, तो इसके ऊपर भी आप ज़रूर ज़रा रोशनी डालिएगा। हम लोग तो बहुत अरसे से जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के एक्टर्स हैं, वो सब बहुत अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं इसी सिलसिले में कि हमारे यहाँ लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है, जो बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्किल्स को इंट्रोड्यूस कराए, बच्चों के अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात आए, ये चीज़ें जो है वो सिलेबस में डाली जाएँ। अभी हमने सुना है कि हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ फेजेज़ में मुख्तलिफ़ एज के बच्चों के लिए जो एज अप्रोप्रिएट निसाब है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो मार्च 2021 से
लागू होना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, तो होपफुली वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है जिसको हम समझते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं मैम इफ़त, मैंने जो सिलेबस पढ़ा था वो भी काफ़ी डिफरेंट था, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। हमारे स्कूल के अंदर जो है वो हर तरह के अदबी पीरियड्स भी हुआ करते थे, लेकिन अब वो शायद उस लेवल के ऊपर एंगेजमेंट बच्चों की नहीं करते हैं, जो कि एक चैलेंज है बड़ा। आई थिंक टीचर्स का भी कुछ रोल इसमें होता है कि जिस तरह आप किसी के कमरे में, हम लोग, मुझे याद है, नॉक, अगर लेट हो जाते हैं नॉक करते थे पहले, मे आई कम इन या कैन आई गो, प्लीज़ प्लीज़ भी यूज़ करते थे। दूसरी बात ये कि बड़ों को जब आप एंटर होते हैं सलाम करना, ये चीज़ें, ये बेसिक मैनर्स एंड एटिकेट्स जो हैं, ये घर वाले तो बताते हैं लेकिन स्कूल में भी इसको बताया जाता था। जी जी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चे घर में घुसते हैं, मेहमान बैठे होते हैं, सीधा चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है। अब बेचारों को बताएंगे नहीं तो फिर बाद में फिर वो यही लोगों से बातें मेरा ख्याल है दोनों तरफ रोल अदा करने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी ये रोल अदा करना। अच्छा, एक जो मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि सेकेंडरी बच्चों की तालीम पर इब्तदाई बच्चों की शादियों के ख़िलाफ़ आवाज़ आप लोग उठाते हैं, और सानवी तालीम माशरे में लड़कियों की कमज़ोरियों को किस तरह कम करती है, ये दो सवाल हैं। और ख़ासकर जो अर्ली मैरिजेज़ हो जाती हैं लड़कियों की, लाइक 16, 17, 18 साल में, तो इसको कैसे आप लोग डील करते हैं? देखें, अगर हम सेकेंडरी लेवल तक बच्ची की तालीम को कंटिन्यू रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो अर्ली एज मैरिज का इशू है ये तो खुद ब खुद ही हल हो जाएगा। ठीक, हमारे कानून में भी ये है कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, सिंध में तो ये कानून लागू हो गया है कि 18 साल की एज से पहले बच्ची की शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि अमल दरामद हमारे यहाँ कवानीन तो काफ़ी हैं, लेकिन अमल दरामद होना अब 800 रुपए का बोला था कि अगर जिसने मास्क नहीं लगाया होगा वो 800 रुपए जुर्माना। मैं परसों से देख रही हूँ कि किसी ने नहीं लगाया हुआ मास्क। तो ये हमारे यहाँ ओवरऑल एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी को कहते हैं सिविक एजुकेशन। एजुकेशन में हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं नहीं। तो मैं वापस आता हूँ लड़कियों के इश्यूज़ के ऊपर। ये जो अर्ली मैरिज का, तो देखें, अगर आप हम 15 से 16 साल लग जाते हैं एक बच्ची को मैट्रिकुलेट करते करते, तो अगर हम ये कंप्लीट करेंगे तो हम यकीनन वो अर्ली एज मैरिज वाला जो इशू है उसको भी हल कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्ची को एजुकेट करना कि उसने सोसाइटी के अंदर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो तालीम से ही आएगी। ठीक है, हम बहुत छोटी उम्र में उसकी शादी कर देते हैं, उस उम्र में जिस उम्र में रियासत ये समझती है कि बच्ची का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकता, मतलब 18 साल की एज रखी है हमने शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, 18 साल की एज रखी है हमने गाड़ी का लाइसेंस बनाने के लिए, मोटर बाइक का लाइसेंस बनाने के लिए, 18 साल की एज हमने रखी है वोट कास्ट करने के लिए। तो हम शादी जैसे इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर हम कैसे 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी कर देते हैं, जब उसने बिल्कुल एक नए इन्वायरमेंट में, नए माहौल के अंदर जाना है, उसका उसकी सेहत पे कितना बुरा असर पड़ता है। उसी पे मैं आ रही थी जी, उसी पे मैं आ रही थी ज़ाहिर रहमान साहब, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, तो एक नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। मेरे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव आवाज़ फाउंडेशन, जो कि बच्चों और ख़वातीन और जो है नौजवान लड़कियाँ, उनकी तालीम के हवाले से और दीगर उनके मसाइल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सरगर्म है। बात हम वही कर रहे थे अर्ली मैरिजेस की। आपने बताया कि सिंध में 18 ईयर्स के बाद, उसके बाद जो बाकी सूबे हैं उनके बारे में कहीं भी अभी तक जो है वो 18 साल की नहीं बनी नहीं है, कानून ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे की अपनी कानून साजी का इख्तियार है। तो वो अब अनफॉर्चुनेट है कि बाकी सूबों के अंदर ये नहीं है। पंजाब में बहरहाल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है कि जब तक लड़की का शनाख्ती कार्ड नहीं होगा उसकी शादी नहीं हो सकती, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की बहुत ही कमज़ोर है, और उसमें ज़ाहिर है कि शहरी जब तक खुद इससे आगाह नहीं होंगे और इसको तस्लीम नहीं करेंगे कि जो कानून बनाए जाते हैं
वो ओवरऑल माशरे की फलाह व बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, अच्छाई के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें हमारी अपनी बच्चियों का फ़ायदा है। अब एक बच्ची जिसकी अपनी उम्र जो है वो इस तरह की है 12-13 साल की कि वो उसको अपने को नहीं संभाल सकती, वो उसकी अभी पूरी बॉडी, उसकी हड्डियां मजबूत होनी है, बॉडी बननी है, वो एक और नए बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है। माँ की जो फिजियोलॉजी है उसको समझने की ज़रूरत है कि जाहिर है कि उसको कंट्रीब्यूट करना है नए बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो उसकी बच्चे की हड्डियां मजबूत करेगी या अपनी करेगी, उसकी खेलने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, लर्निंग की उम्र है, सोसाइटी से लर्न करने की उम्र है। वो उस चक्कर में पड़ जाती है कि उसको सास और ससुर को कैसे संभालना है, इन लॉज की मामलात की पॉलिटिक्स को कैसे देखना है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक नए इन्वायरमेंट में आप एक बच्ची को एकदम भेज दें तो ये बहुत ज़्यादती है उसके साथ। ज़ाहिर रहमान साहब, आप माशाल्लाह से इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। मैंने कहा आपकी ग्रीन टी भी आई है, एक अदर आप ट्राई तो करें। नहीं, हमारी माशाल्लाह से जो कैंटीन है उसमें बड़ी अच्छी है, एक जरा से पी के देखिए कैसा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बनी है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, कमिंग बैक टू ये सेकेंडरी तालीम जो है लड़कियों की, इसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं वो कुछ इम्प्लीमेंट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही, कि अभी आप उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं? देखें, जो सेकेंडरी तालीम के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक तो सॉरी, इसमें कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि इस आपके जो मिशन है इसमें उसको बेहतर कर सकती हैं? हाँ, हम तो यही कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 25A उसको लेटर इन स्पिरिट में लागू किया जाए। फ्री और कंपलसरी एक्ट्स जहाँ जहाँ बने हुए हैं उनको पूरे तरीके से उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। उससे यकीनन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो यकीनन फिर लड़कों और लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बजट है तालीम के हवाले से, ये हमको पिछले 10-15 साल से ये नारा लगा रहे हैं कि उसको डबल किया जाए, जीडीपी का 4% जो है वो हमारा एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमने एक स्टडी की है जिसके मुताबिक हम ऑलरेडी पाकिस्तान में पिछले 10 साल के दौरान कोई 6,500 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च कर चुके हैं, लेकिन जो डिमांड है वो कोई तकरीबन 12,000 अरब रुपए की है। तो अगले 10 सालों में 12,000 अरब रुपए के करीब जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, तब हम मीटअप कर पाएंगे कि जो हमारे 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों जो से डिस्क्रिपेंसी हो चुकी है बाहर हैं वो स्कूलों के अंदर आएँ, और जो हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट कर रखी है आलमी सतह के ऊपर भी, हमारे मुल्क के शहरियों के साथ भी गवर्नमेंट्स ने और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज़ में भी लिखा हुआ है कि हम तालीम पे और ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए हैं उन प्रॉमिसेस को मीटअप करने के लिए हमें बहरहाल आज जो एजुकेशन के बजट हैं हर साल उनको डबल करना होगा, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चियों की तालीम के टारगेट को पूरा कर सकें। और ये ज़ाहिर रहमान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कही है कि आप जब बच्चियों को बहुत अर्ली, मेरी खुदारा आप सबसे गुजारिश है कि जो बहुत ही अर्ली स्टेज में बच्चियों की शादियां करते हैं, इसीलिए जब वो बच्चों के पैदाइश के बाद उनको इतनी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, हड्डियों में दर्द, क्योंकि उनकी अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, अच्छी खुराक नहीं होती, उसके बाद आप शादी भी कर देते हैं। 30,000 माएँ पाकिस्तान में मर जाती हैं हर साल सिर्फ इस वजह से, और उसमें ज़्यादातर अर्ली मैरिज की वजह से। और वो भी देखें, ये भी बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि लड़की जो है वो 15-16 साल की है और आदमी जो है वो 40-45 साल का है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे के अंदर। बुनियादी वजह यह है कि जब हम नौजवानों को, अपने बच्चों को चॉइसेस नहीं देंगे, रेस्ट्रिक्शंस हमारे यहाँ इस लेवल की हैं, वो चाहे हम मज़हब के हवाले से देख लें या ओवरऑल सोसाइटल प्रैक्टिसेस हमारी इस तरह की हैं कि हम एक इंटरेक्शन जो है वो होने ही नहीं देते सोसाइटी में। तो फिर जाहिर है कि वो माँ बाप भी, अब हमने ये देखा है कि कोविड के ज़माने में भी बहुत सारे माँ बाप को बहुत जल्दी थी कि हमारी बच्ची जो है वो अपने घर की किसी तरीके से हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा कोविड की वजह से। तो मतलब ये है कि कुछ भी हो, पेरेंट्स हमारे यहाँ बहुत ही सतही सोच के साथ इन चीज़ों को लेते हैं। वो लाइफ को बहुत आसान समझने की कोशिश करते हैं कि जी ठीक है, ये हमारी ज़िम्मे से, ये
क्योंकि लड़की को जिम्मेदारी समझा जाता है ना, एक बोझ समझा जाता है, तो ये बोझ अपने जिम्मे से उतार के दूसरे के जिम्मे डाल दिया। और बाद में माँ बाप को लड़की ही पूछती है, लड़के तो सारे भाग जाते हैं। एग्जैक्टली यही सिचुएशन होती है। तो ज़रूरी ये है कि हम वो स्पेसेस क्रिएट करें सोसाइटी के अंदर, वो राइट्स बच्चों को दें ताकि वो इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तब जाके जो है वो मतलब एक रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ पाता है। हमारे यहाँ तो रिलेशनशिप्स पे बात ही नहीं होती, मतलब हमारी तो ज़ुबानें जो हैं वो रुक जाती हैं जब हम रिलेशनशिप के इश्यूज़ के ऊपर ओपनली अपनी सोसाइटी के अंदर बात करना चाहें तो ज़रा मुश्किल होती है, और आपको पता है वो मुश्किलात क्यों होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िया रहमान साहब, बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में आप जो है इस हवाले से एक तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, ऊपर से आप इस पे बहुत काम कर रहे हैं कि लड़कियों की सेकेंडरी एजुकेशन और बच्चों की सेहत और ख़वातीन की सेहत कितनी इम्पोर्टेंस रखती है एक माशरे को बेहतर माशरा बनाने में। तो जाते आते आपको अच्छा सा पैगाम आवाज़ फाउंडेशन के हवाले से कहना चाहेंगे? आप अपने जो ईमेल है, ताकि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हमारा शो देखा जाए उन तक आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँचे, ईमेल दोबारा से ज़रा आहिस्ता सा बताइएगा। जी मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन पैगाम मेरा ये है बुनियादी तौर पे कि ये पेरेंट्स यानी माँ बाप और रियासत दोनों की ज़िम्मेदारी है। हमें हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी ये समझाना है कि अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल के अंदर लाजमी भेजें, और कम अज़ कम मैट्रिक तक ज़रूर भेजें। वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह के ऊपर काम करेंगे, हत्ता कि वो मजदूरी भी करेंगे, अगर वो थोड़े से पढ़े लिखे होंगे, वो अपना हिसाब किताब जान सकेंगे, तो वो कम अज़ कम अपनी मजदूरी का हिसाब ठीक तरीके से लेंगे, तो वो उनकी लाइफ पे काफ़ी असर पड़ेगा। रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि वो इन्वेस्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर। बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं और ये आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों एक तकरीर में ये कहा कि एजुकेशन जो है वो फर्स्ट है, एजुकेशन प्रायोरिटी है। लोग भी यही कह रहे हैं कि एजुकेशन प्रायोरिटी है, तो फिर कौन सी कुव्वतें ऐसी हैं जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं होने देती? हमें उसके ऊपर मिल के काम करना होगा, हुकूमत को भी, सिविल सोसाइटी को भी, वालदैन को भी। इंशाल्लाह। हमारा जो ईमेल आईडी है info@awazcds.org.pk। अगर सिर्फ आवाज़ लिखेंगे, आवाज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, तो सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी गूगल पे। जी बिल्कुल। और फेसबुक पे आपका आवाज़ फाउंडेशन के आवाज़ फाउंडेशन। ओके, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िया रहमान साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त अवेयरनेस फैलाई, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी कि आप दोबारा तशरीफ़ लाएँ ताकि वक्तन फ़वक्तन जो है इस बारे में जितने हमारे व्यूअर्स हैं उन तक आपकी जो मैसेज है ख़वातीन स्पेशली यंग लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से वो दोबारा से। जी थैंक यू। आते रहिएगा आप। जी ग्रीन टी भी पिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ऑन दिस नोट एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, सेहत के हवाले से बात करेंगे। तो लेते हैं क्विक सा ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। जो कीमा मटर आलू है वो भी बन चुका है, और साथ में मैं सलाद बनाई थी क्योंकि हमने इसके बाद जो है हमारा फीस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये बना है कीमा मटर आलू ज़बरदस्त सा। और हमारे जो मेहमान आए हैं अब जिन्होंने ज्वाइन, ये देखें नाज़रीन, A1 बन गया। अगर आपने मिस कर दी है रेसिपी तो रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा, तो ज़रूर बनाइएगा। मेरे साथ मौजूद हैं आज हर दिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज तो मैचिंग आपने। माशाल्लाह, बिल्कुल। क्या पक रहे हैं आज? डॉक्टर साहब आज कीमा मटर आलू। माशाल्लाह। तो इसके साथ तो मिशी खान पराठे भी होने चाहिए ना? डॉक्टर साहब नेक्स्ट टाइम पराठे बनाऊंगी, आज आपको नान खाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, नान भी चलेगा। डॉक्टर साहब अच्छा, गपशप लगाने से पहले आपका हाल चाल बताएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस जिंदगी ये गुजर रही है, बल्ला अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आपने कहा बहुत ही रोमांटिक मौसम आ चुका है आज, बहुत अब तो बहुत ज्यादा रोमांटिक मौसम है, क्योंकि देखे ना रातें कितनी लंबी हो गई हैं और दिन छोटे हो गए हैं, और देखे ना जी नींद भी पूरी हो जाती है। हाँ, नींद भी पूरी हो जाती है ना डॉक्टर, सही। और फिर सुबह इंसान वक्त पे उठ के ना एक्सरसाइज करके
तो सुबह बड़ा रोमांटिक मौसम होता है। जी डॉक्टर साहब। और ये तो आपकी बात सही है। और अच्छा, इंसान के हाँ। लिए ऐसा मौसम होना भी चाहिए। देखो ना, इंसान तो जन्नत से आया है ना, बड़ा रोमांटिक तो वहाँ से आया है ना। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर जन्नत से हम सब आए हैं जी जी। तो हम जाएंगे क्या वहीं पे कि नहीं, हमने उधर ही जाना है, और हमने कहाँ जाना है। डॉक्टर साहब वो कह रहे होते हैं ना कि आप लोग कह रहे होते हैं आपने ये किया तो आप दोजख में जाएंगे। आपको क्या पता कौन कहाँ जाएगा अल्लाह इंसान ताला को। देखे ना जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐलान करो, कि ऐलान डंडोरा पीटो कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो। बिल्कुल। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह वो ज़ात है जो इंसान की सारी गुनाहें माफ़ कर देता है। तो फिर जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप लोग न डरना, तो फिर बात ही क्या है जी। क्या ही बात है वाकई तो डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला ने तो ऐलान कर दिया है कि मैं तो आपकी सब गुनाहें बख्श दूंगा। कौन से नहीं बख्शेंगे वो? सारे बख्शेंगे, सिर्फ शिर्क जिसने किया है ना, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम ना। जिस तरह अल्लाह ताला अपने कायनात में दूसरे को शरीक जो है ना, अगर आप करेंगे अल्लाह के साथ, अल्लाह के लिए शरीक बनाएंगे और अल्लाह की सिफात में और अल्लाह की उसमें, तो फिर अल्लाह उस पर गुस्सा होता है ना। अल्लाह शिर्क पे जो है गुस्से ना, होते हैं। हाँ, ठीक। शिर्क वाले जो है ना वो माफ नहीं होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और एक हमारी जो कॉलर थी पहले इफ़त थी फ्रॉम इस्लामाबाद, जी, जी। उनका एक सवाल था, लेकिन पहले कॉल ले लूं आपकी इजाजत से। बिल्कुल ले लें जी, कॉल ले हेलो लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी खान कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? जी मैं तहमीना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। तमीना फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी तमीना, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपसे मिलना है। आप मुझे अच्छी लगती हैं। जी जी जरूर, आप हमारे स्टूडियो आ सकती हैं मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। जी और जी मैं मेरी बात सुने। जी जी। मैं आपके शो में आना चाहती हूँ। मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा। मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। अच्छा। तो मैंने आपके इस नंबर पे कांटेक्ट भी किया है, तो प्लीज मैं चाहती हूँ मैं आपके थ्रू जाऊँ आगे। ठीक है, तो ओके। please मेरी help करें। आप हमारी टीम को अपना नंबर दे दें, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। हमारे शोज कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक्टिंग करने का मौका मिल सकता है, आपके ऑडिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, मौका डॉक्टर देना साहब आपको अगर चाहिए एक्टिंग का चांस मिले आप करेंगे? जी। आपको एक्टिंग का चांस मिले आप करेंगे? एक्टिंग बस हम सभी इस दुनिया में एक्टर हैं ना। दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसके एक्टर हैं। एक्टर हैं, तो बिल्कुल। हम तो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ़त साहबा थी, उन्होंने कहा मेरा ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम है वो Disease है। एक्यूट होती जा रही है, ज़्यादा जी, बढ़ गई है। जी, जी। तो उसके वाले से मैंने उनसे कहा था आपसे रब्ता कर ले, G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन उनको ये आपका कैमरा, आप उन्हें जवाब प्लीज़ दे दें। जी, तो ऑटो इम्यून डिजीज में तो इस तरह होता है कि आपकी जिस्म की जो इम्यून सिस्टम होती है, यानी जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है, वो आपके जिस्म को बैक्टीरिया, वायरसेस और जरासीम से बचाता है, ठीक है, ताकि वो आप में बीमारी न पैदा कर सके। तो इम्यून सिस्टम का तो ये हिफाजती काम है। लेकिन कभी कभी मिस्टेकनली बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इंसान की अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम कुछ बीमारियों में वो इंसान के बॉडी के अगेंस्ट हो जाती है। ओके। जो आपके बॉडी को बीमार कर देती है, जिस तरह रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, जोड़ों की तकलीफें हो गई हैं, ठीक है, जिस तरह दमा हो गया, या जिस तरह सोरियासिस एक बीमारी है स्किन की, वो भी ऑटो इम्यून बीमारी कहलाई जाती है। और जिस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे निफ्राइटिक सिंड्रोम जिसमें गुर्दे फेल हो जाते हैं, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इस तरह की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें फिर ये होता है कि उसमें अगर एक्यूटनेस ज़्यादा है, यानी शिद्दत ज़्यादा है, तो उसमें फिर जो दूसरे तरीके इलाज वाले हैं, एलोपैथिक वाले, वो उसमें स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर। लेकिन हमारे तरीके इलाज में, होम्योपैथी में, इसमें हम मरीज़ के
वो अवामिल जो है ना, जब उनका केस टेकिंग करते हैं तो सारी हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम उनका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है। तो हमारे तरीके इलाज में हम पुष्टि राइड नहीं देते, मरीज नेचुरल तरीके से जो उसका ऑटो इम्यून सिस्टम, जो उसकी बॉडी का हिफाजती निज़ाम मिस्टेकनली गलती से वो जिस्म के ऊपर अटैक कर रहा है, जिस्म को बीमार कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उसी को हम ठीक करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना डॉक्टर साहब, तो ये जो इनका ऑटो इम्यून है सिस्टम, जी जी, इसके लिए ये आपके पास तशरीफ ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आप आ जाएं, G9 में हम बैठते हैं। आप इस नंबर पे 0300 9116681 पे राबिता भी कर सकते हैं। तो इसी तरह अब इन्होंने ये नहीं बताया कि इनकी ऑटो इम्यून डिजीज इनको है तो आया स्किन में है, आया गुर्दों में है, आया जोड़ों में है, आया इनको कोई दमा वगैरह है, या इनके गुर्दे फेल हो गए हैं। तो वो बहुत सारे जो है ना जिस्म के ऑर्गन्स को अटैक करता है। तो अब ये इन्होंने नहीं बताया कि इनके जिस्म में एलर्जी है या कौन सा इनका जिस्म का आज़ा या जुज़ उसने जो है ना अटैक किया है। तो वो फिर इंशाल्लाह जब क्लिनिक आएंगे तो तफसीलन फिर आपसे बात हो सकेगी। ठीक है। आप क्लिनिक इफ़त जी आप अटेंड कर लें तो ज़्यादा। डॉक्टर साहब एक और हमारे साथ कॉलर हैं। जी जी ले लेते हैं। और हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी कौन बात कर रहे हैं? शहरियार। शहरियार साहब डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी जी आपसे भी बात करूँगा, डॉक्टर साहब से। जी जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से जो कुछ आप बना रही हैं तो उसी हवाले से मैंने बात कर रही थी कि मैं जो चीज भी खाता हूँ ना तो बाद में मुझे वो पता नहीं अजीब से वो जैसे नहीं बदहजमी टाइप, बिल्कुल गैस बनता है, गैस कुछ सही तरह से खा भी नहीं सकता मैं। अच्छा। अक्सर रात को मुझे मैं वॉमिटिंग हो जाती है, सारा कुछ जो भी खाऊंगा बाहर निकल आता है। हाँ बिल्कुल, इसको हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं या इसको हम रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है जी। तो आप इस तरह करें, एक दवाई ले लें, वो बेड साइड पे रखें, और बहुत अच्छी दवा है। सराहने रख लें अपने, सराहने उस दवा का। मैंने पता डॉक्टर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग, डॉक्टर साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मजे की बात बताने लगा हूँ। मैंने क्या रखा हुआ है अभी, अगर आप मेरे पास यहाँ पे होता तो मैंने वो एक वो जो हाजमोला टाइप की ना बच्चों की टॉफी होती है, मैंने वो रखी हुई है। वो मैं खाने के बाद रोज खाता हूँ। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तुम बच्चों की तरह टॉफी खाते हो ये, लेकिन उससे ये होता है थोड़ा सा वो बदहजमी जो है ना वो खाना हजम हो जाता है। वो मैंने बिल्कुल पूरा डब्बा लेके रखा है टॉफी के नीचे यहाँ से। बिल्कुल उसमें कुछ आज़िम की चीजें रेडियो वगैरह उसमें डाल दी उन्होंने, जो काली मूली और सफेद मूली और सुर्ख मूली, सारी मूलियों को इकट्ठा करके ना वो उन्होंने वो चीज वो बना ली मैं देखी। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसी दवाई बता रहा हूँ जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म भी करेगी। इस दवाई का नाम है नक्स्वामी का। नक्स्वामी का ये आप 30 ताकत में ले लें। ये जो है ना, ये दवा आप रात को 5 कतरे 1 टेबल स्पून पानी में ले लें, गुड़ पानी में, और जब भी आपको तकलीफ हो आप ले लिया करें। तो इसके मल्टीपल एक्शन है। एक तो आपको सही नींद आएगी, आपके आसाब जो है ना इसके साथ पुरसकून होंगे, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मैदे के वो नॉर्मल होंगे, आपकी मैदे में जो है ना गैस नहीं बनेगी इससे, और आपका डाइजेशन जो है ना, जो इंतज़ाम है वो नॉर्मल रहेगा, और आपको रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि ये आपके आंतों की या आपका गट जो है या जो आपका GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके मोमेंट को यानी पेरिस्टालसिस को वो नॉर्मल रखता है। तो इसलिए जो है ना आप नक्स्वामी का बेड साइड पे रखें और आप ये दवाई कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करें। डॉक्टर साहब कितने ड्रॉप से पिया करें पानी में? ये मैंने बताया मीशी खान के 5 ड्रॉप्स 5 कतरे आप 1 चम्मच पानी में या 1 बूंद पानी में रात को सोते वक्त ले लें। नक्स्वामी का 30 ताकत। नक्स्वामी का सुबह ये उठेंगे तो इनको रिफ्लेक्सेस भी नहीं होंगे, गैसेस भी नहीं होंगे, और इनको नोजिया जो कहते हैं कि मुझे दिल खराब होता है, वो भी नहीं होगा। और डॉक्टर साहब ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे की है, ये आपको बिल्कुल, ये आप जर्मनी की ले लें
और जर्मनी की वेलमर शोआबे की जो है ना वो बहुत अच्छी कंपनी है जर्मनी की, और उसकी मेडिसिन जो है ना वो फेल नहीं होती। ठीक है। हमारी पाकिस्तानी कंपनियों के भी मेडिसिन माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन ये है ना कि इसमें ये है ना कि इसमें इस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसमें कीमत में जो जर्मनी की मेडिसिन है या पाकिस्तान की कीमत में ज्यादा 50 रुपए या 100 रुपए डिफरेंस होता जो है। बेहतर है वो इंसान ले। तो वो आप जर्मनी के लिए ना जाहिर बात है वो 1700 से ये कंपनी दवाइयाँ बना रही है। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त होती है, ज़रूर आपने पी लेनी है। रात में रिपीट में 10:30 बजे शो आएगा डॉक्टर साहब, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब आलू कीमा मटर आलू बन चुका है नाज़रीन, आप देख लें। मैंने हरा धनिया और साथ में इसके नींबू रख दिया है, और सलाद में खीरा टमाटर और हरा धनिया हरी मिर्चें जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने काट के साथ रख लेना है। डॉक्टर साहब अब आपकी वजह से मैं टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज हमने मिलके खाना खाना है सबने। जबरदस्त, उफ डॉक्टर साहब, वाह जबरदस्त। 1 किलो कीमा होता कितना अच्छा तो होता। आज लंच इधर ही करेंगे हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओ जिंदाबाद। डॉक्टर साहब एक जिंदाबाद। हमारे साथ कॉलर है, आपके लिए एक मैं ले आती हूँ जी, टेस्ट करने के लिए, 1 चम्मच, ताकि हाँ, हम रोटी के साथ हाँ खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, इफ़त बात कर जी रही जी है इफ़त इस्लामाबाद साहबा से। का। जी 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 बात इफ़त कीजिए। मैं सुन रहा हूँ जी। जी जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपका जो क्लिनिक है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, और मैं तो घर में नहीं चल सकती। मेरे सारे जो ऑटोम्यून की वजह से मेरी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं, स्पेशली कूल्हे की हड्डी राइट साइड की बिल्कुल खत्म हो गई है। डॉक्टर्स कहते हैं इसको आप रिप्लेस करा लें। नहीं बहन बहन आप नहीं चल सकती, मैं तो चल सकता हूँ ना। मैं नीचे आके आपको गाड़ी में आपका मुआयना कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा चलें, फिर मैं कोशिश करूंगी आपसे टाइम लेके आ जाऊंगी। बिल्कुल लेकिन अगर आप आ इस जाएं। वक्त कोई दवा मुझे बता सकते हैं, मेरी हड्डियों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए ऑटोम्यून को। लेकिन इसमें यह है कि मैं पीर मंगल और बुध को 3 दिन इस्लामाबाद में बैठता हूँ। जो नंबर मैंने बता दिया व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है जी, और जो 309116681 है ये नंबर भी नोट कर लीजिए। तो पीर के या मंगल या बुध जो भी दिन आप आना चाहते हैं 2 बजे, तो आप अपने लिए टाइम ले लिएगा, इस नंबर पे आप फोन करके आप आइएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत थैंक शुक्रिया। यू थैंक यू थैंक यू इफ़त साहबा। देखें शुक्र है उन्होंने कॉल कर ली। डॉक्टर साहब अब आपने सिर्फ 1 चम्मच ही लाएंगे। हाँ सिर्फ 1 चम्मच हो। मैंने कहा कि बाकी हाँ आप थैंक यू। ये तो है ही 1 चम्मच। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। का है? अभी खाया नहीं डॉक्टर साहब। माशाल्लाह इसमें तो बड़ा टेस्ट भी है, और इसमें टमाटर भी है ना, है ना? जबरदस्त। टमाटर का तो अपना एक मजा है ना इसमें। टमाटर डॉक्टर साहब 200 रुपए किलो है, इसलिए आप इसको ना कैवियर की तरह खाएं। जबरदस्त, इतने सस्ते हो गए हैं टमाटर। बहुत सस्ते हो गए। आप कहती हैं 200 रुपए किलो है ना। नहीं तो डॉक्टर साहब पहले 70-80 रुपए, हाँ, 50 हाँ, रुपए। 200 रुपए में सोचा दड़ी है। नहीं दड़ी नहीं है अच्छा, किलो। 200 रुपए किलो वो ठीक कह है। रहे 300 रुपए हो गए हैं। अब महंगे होंगे ना। अब आप ऐसे करें, टमाटर का पेस्ट मिलता है वो 110 रुपए का, इतना सा वो 10 हांडियों में चला जाता है। डॉक्टर साहब बहुत महंगाई है। मैं तो अक्सर मैं ड्राइवर को भेजता हूँ ना वहाँ पे जो मेरा खानसामा है ना, तो मैं कहता हूँ यार जाओ उधर सब्जी मंडी से लाओ। हाँ तो वहाँ से तो वो बहुत सस्ती सस्ती सब्जियाँ लाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए अब हर कोई कैसे सब्जी मंडी जाए ना। हाँ ये बात तो है। जो घर के करीब है वो तो इतने ही महंगे दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब एक कॉलर भी है। जी जी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आप इमरान खान से कहना कि जरा कम हाँ करें। इमरान खान को रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रहे हैं? आसिफ जवेद बोल रहा था रावलपिंडी से। जी जी फरमाइए आसिफ साहब। मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना थी कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। जी जी। तो जो आप डाइट प्लान देती है ना उसमें जो आप डाइट बनाती हैं उसमें कोई ऐसी ग़िज़ा भी बताएं जो कि डायबिटिक्स के लिए मुफीद हो और थोड़ी सी उसको एनर्जी भी दे। ठीक है, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ, आसिफ साहब फ्रॉम रावलपिंडी, इंशाल्लाह डायबिटीज के हवाले से। आपका कोई सवाल है डॉक्टर साहब से आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना थी कि डॉक्टर साहब। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, मुझे शुगर है कोई तकरीबन 4-5 साल से ना, मेरी एज 50 ईयर है। जी जी। तो उस
उसके लिए मैं गैटल 4 mg खाली पेट ले रहा हूँ और उसके बाद सीटाक्लोमेड जो है 50/1000 ये ले रहा हूँ जी खाने के बाद जी। वंस अ डे। जी। तो इससे जो है ना मुझे जिस्म पर जिससे वो कट से नहीं लगने लगते जी हाथों मैं पे और पाँव समझ पे। गया, और खुश्की आ गई है उसमें, क्रैकिंग आ गई है। जी, जिससे क्रैक्स छोटे छोटे डेवलप होने जी लगते जी हैं। मैं समझ गया। तो इस वाले से मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए करते हुए। अब बिल्कुल आप टीवी देखे, मैं आपको जवाब देता हूँ। इस तरह मिशिहान के जी, जी, अक्सर डॉक्टर। शुगर के मरीज जो है ना, वो जो मेडिसिन लेते हैं ना, जी एंटी डियाबेटिक जो मेडिसिन होते हैं, जी जी तो उसमें कभी कभी स्किन में क्रैक्स या खुश्की या ड्राइनेस आ जाती है। ये आम सी बात है। मतलब है आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा, ये इस बात की निशानी है कि आप पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि शुगर की दवा जो ये ले रहे हैं, बड़ा इनिशियल डोज है, माशाल्लाह लेते रहिएगा। और ये है कि आप साथ में अगर आप ज़्यादा फूड पे फोकस करेंगे ना कि ये चीज़ मेरे लिए कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा, इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज पे फोकस करें। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं। नाज़रीन, अगर आपको कॉल नहीं मिल रही तो 0335488844 पे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम शामिल करें। जी डॉक्टर तो साहब, आप इससे अच्छा है कि आप परहेज में आप जा रहे हैं, परहेज भी ठीक है। उसमें आपको जो चीनी प्रोडक्ट्स हैं, गुड़ प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो चीज़ें जो चीनी से बनती हैं, जो गुड़ से बनती हैं, फ्रूट भी इसमें, फ्रूट भी आप नहीं खा सब्जियां फ्रूट खाएं, अच्छा खाएं, ओके। कोई भी सब्जी खा लो, कोई भी फ्रूट खा लो। लेकिन ये मिशी खान, आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि जितना आपको फायदा एक्सरसाइज से मिलता है शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज को, इतना परहेज से नहीं मिलता। तो गैर जरूरी परहेज जो है ना, वो भी इंसान को बीमार कर देती है। देखिए ना, अब शुगर का जो मरीज है, इसको प्रोटीन रिच डाइट की जरूरत होती है। हाँ प्रोटीन, ठीक है ना जी, ओके। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो इनका ऑलरेडी कम होता है। और हमारे बॉडी का, ये बात आप सुन के हैरान रह जाएंगी कि हमारी जिस्म का 85% एनर्जी का दारोमदार, 85-90% दारोमदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे। जी, और कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं, जरूरी होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स आप, अब बात ये होती है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से पूरा कर रहे हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट सब्जियों से ले रहे हैं तो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, वो ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स चीनी से ले रहे हैं या डबल रोटी से, बेकरी प्रोडक्ट से ले रहे हैं, आप वाइट रोटी खा रहे हैं, वहां से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो ये बड़ा डेंजरस है। क्योंकि इसमें ये है ना, लोगों को पता नहीं है मिशी खान, आपके ब्लड में फास्टिंग में 100 मिलीग्राम शुगर होना चाहिए फॉर डेसीलीटर, ठीक है जी? लेकिन अगर वो आपका पहुंच जाए 200 तक, तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो ग्लूकोज है, वो ब्लड में दौड़ रहा है। तो ब्लड में बहुत सारे इम्यून सिस्टम में भी है जो आपको बीमारियों से बचाता है। सही। तो जाहिर बात है कि पहले तो आपका, अगर आप शुगर ब्लड में हाई रखेंगे तो फर्स्ट ऑल आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। सही। इम्यून सिस्टम जब कमजोर होगा तो आपके गुर्दे खराब होंगे। हाँ। आप कार्डियोमायोपैथी में जाएंगे, आपके दिल के जो है ना शरियानें तंग होंगी, आपके दिल में जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जो छोटी छोटी रगें हैं, सही, जिसमें दिल में ऑक्सीजन और खुराक जाना चाहिए, सही, वो नहीं जाएगा। ठीक है। आपका दिल कमजोर होता जाएगा। सही। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हाय सॉरी। अच्छा ये क्या था? अच्छा तो वो सॉरी, हाँ, वो मैंने समझा अच्छा ठीक है, मैंने समझा चिपकली है। हाँ बिल्कुल, सॉरी डॉक्टर साहब। अब छिपकली से बहुत डरती हैं ना डॉक्टर साहब, मैंने घर चेंज किया छिपकली की हाँ, वजह से। छिपकली बड़ी वो होती है। अच्छा तो वो जो है ना, फिर रगों में ना, देखो शुगर में लोगों के पैर क्यों कटते हैं मिशी खान? क्योंकि जो माइक्रो सर्कुलेशन है, जो
छोटी छोटी रगें हैं, उसमें शुगर जमा हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल वो बंद हो जाते हैं। उसमें माइक्रो सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, खुलियों में ऑक्सीजन और खुराक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में गलन सड़न शुरू हो जाती है। उसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जो फुट होता है उसका एक नाम होता है। डियाबेटिक फुट होते हैं ना, अल्सर बन जाते हैं। अल्लाह, उसमें ये होता है कि आप अगर उसको अपने खुराक को ठीक नहीं करेंगे तो इसमें शुगर के मरीज के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो 85% हमारा एनर्जी बनाता है, वो आपको सब्जियों और फ्रूट से हासिल करें। और आप अगर रोटी खाते हैं तो आप ब्राउन उसका रोटी खाएं, चोकर वाली। हाँ, ब्राउन। तो उसमें ये होता है कि उसमें आपका शुगर लेवल कम होगा। ठीक है। और आप चावल कम से कम खाएं। डॉक्टर साहब ब्राउन राइस भी तो खा सकते हैं, छिलके वाले। ब्राउन राइस तो खा सकते हैं, व्हाइट भी खा सकते हैं, लेकिन ये कि उसका पानी उतारें, पानी निकालें, उसका स्टार्च जो है। हाँ बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आप साथ में एक्सरसाइज करें। यानी शुगर के मरीज अक्सर मिशी खान ये मिस्टेक करते हैं, क्यों कहते हैं जी हम तो दवाइयाँ ले रहे हैं, बस हमारा शुगर कंट्रोल होगा। अगर आप वॉक नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस को कम नहीं करेंगे, आप कार्बोहाइड्रेट्स आप उसको कम नहीं करेंगे, आपका शुगर दवाइयाँ भी लेंगे कभी कम नहीं होगा। इवन आप इंसुलिन भी लेंगे तो नहीं कम होगा, आपका कम नहीं होगा। उसके साथ आपको रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको वॉक की जरूरत है। सॉरी डॉक्टर साहब, वॉक पे एक क्विक सी कॉल ले लूं? ठीक है। हेलो अस्सलाम, सॉरी नाज़रीन, एक क्विक सा ब्रेक है डॉक्टर साहब, इसके बाद आके कॉल लेनी है, फिर वॉक से स्टार्ट करेंगे। हाँ ठीक है नाज़रीन क्विक। ओहो डॉक्टर साहब, आज मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? जबरदस्त माशाल्लाह, आप तो बिल्कुल आज बिल्कुल कॉलेज लड़की लग रही हो ना। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, इतने जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और एक फर्स्ट कॉलर डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी कौन बोल रहे हैं? मैं काशिफ बोल रहा हूँ जंग से। जी काशिफ साहब, कैसे हैं काशिफ साहब? जंग से। जी काशिफ साहब का। जी मैंने आपसे बात करनी है मिशी जी। मिशी जी कैसी हैं? ठीक है जी। मैं ठीक ठाक, थैंक यू काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मिशी जी मैं आपका पस्तार हूँ अरूसा ड्रामे से। अच्छा शुक्रिया जी, थैंक आज यू। बड़े दिनों के बाद कॉल मिली है, बड़े दिन से ट्राई कर रहा था। शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉल मिल ही गई है। चलें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हैं काशिफ साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे शो के हवाले से? कोई आपने सेहत के हवाले से क्वेश्चन करना है? डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी मुफीद आपको जो है सेहत तो अल्लाह हर किसी को दे, अच्छी सेहत दे हर किसी को, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपसे बात करनी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपसे कॉल मिलती है। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। जंग से कॉल कर रहे थे डॉक्टर साहब। आपके फैन डॉक्टर साहब मेरे परस्तार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, वॉक से दोबारा स्टार्ट करते हैं। आपने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट को वॉक और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वॉक और एक्सरसाइज, हाँ, क्योंकि अगर वो वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यानी अपनी उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, ठीक है, तो उनकी जो माइक्रो सर्कुलेशन है, यानी वो रगें जो छोटी छोटी रगें हैं, और उसने वहाँ पे ब्लड सेल्स सर्कुलेट में, खुलियों को जिंदा रखने के लिए उसने वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट खुराक पहुँचानी, ठीक है। तो शुगर के मरीज अक्सर जब शुगर हाई रखते हैं तो ज़ाहिर बात है जब आपका शुगर हाई होगा वो तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दौड़ेगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे जब माइक्रो सर्कुलेशन में जाएगा, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल चीनी जमा हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगे, बात ख़त्म। वहाँ पे जो है ना डिपॉजिट्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपका सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो पैर जो है ना उसमें अल्सर आ जाएंगे, जिसको हम डियाबेटिक फुट कहते हैं। फिर उसके स्टेजेस होते हैं, फिर भी अगर आपने उसका नोटिस नहीं लिया तो उसमें इंसान के
खुदा ना ख्वास्ता पैर भी कट सकते हैं। तो ठीक है ना होता है जी? डॉक्टर साहब, ऐसा होता है जब ऐसा आप होता है। उसको नहीं ध्यान देते तो उसको। ये है कि शुगर के मरीजों को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और ये कि शुगर फ्री चीजें खाएं। खाएं। डॉक्टर साहब ये भी अच्छा है, अगली दफा मैं 1-2 प्रोग्राम्स में जो शुगर से रिलेटेड लोग जी, हैं जी। उनके लिए भी रेसिपी आपके जो है ना रेफरेंस से बनाऊंगी जरूर। बिल्कुल इंशाल्लाह शुगर के मरीजों के लिए। और अगर हमने शुगर को कंट्रोल नहीं किया, हाँ देखें ना हमारे मुल्क में डे बाई डे हर सिटी में कार्डियोलॉजी और डायबिटीज़ के हॉस्पिटल तो बनते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि नमीशी खान उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ दवा से तो काम नहीं चलेगा ना, वहाँ पे प्रिवेंशन भी करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। सही। अब अगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना मिशी खान, हमारे मुल्क में अब 70 लाख से ज्यादा शुगर के मरीज हैं। उफ तो वाह। और आपको पता है 2025 में ये 1 करोड़ से जो है ना, तो वाह, अगर इसलिए इस स्पीड से जो है ना, तो ये है कि डॉक्टर साहब एक कॉल है, ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो डॉक्टर साहब कॉल ड्रॉप। और लोग जो है ना, लोग मिशी खान लोग ड्रग्स भी खाते हैं, यानी ये दवाइयाँ खाते हैं दर्दों की। और ये जो है ना, रात में दांत में दर्द हो तो क्या खाएं फिर? पेन किलर ही खाएंगे? हेमोपैथिक दवा खाएं ना, दर्द की है ना वो रखें ना। वो कौन सी है? यकीन करें मैं जब से डॉक्टर बनूं हेमोपैथिक, मैंने अभी तक दर्द की गोली हराम है जो मैंने ली। तो आपके होम्योपैथी में कौन सी दर्द की हर है? किस्म की, दांतों के लिए है। बताएं, दांतों के लिए बताएं डॉक्टर। दांतों के लिए एक दवा है जिसे हम कहते हैं स्टेपिस। STAPHIS स्टेपिस। 30 ताकत में। 30 ताकत। ये एक ऐसी दवा है हाँ। कि इसको आप रखेंगे ना, हाँ। रात को दर्द शुरू हो जाएगा तो आप लेने, अगर वहाँ पे कैविटी है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, वक्ती तौर पे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप एनर्जेटिक से बच जाएंगे। नहीं, वो पेन किलर जो आपके गुर्दे और मैदे को खराब करता है उससे बच जाएंगे, उससे आप बच जाएंगे। अच्छा। क्योंकि होम्योपैथिक पेन किलर जो है ना, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं। ठीक है। स्टेफिस 30 ताकत कितनी? 30 ताकत 5 कतरे। हाँ 5 कतरे आप लेने। 5 ड्रॉप्स। बिल्कुल। किस में? पानी में? पानी में। फिर अगर दांतों में मसलन मल्टीपल खराबियां हैं, यानी कैविटीज हैं, या मसलन गम्स खराब हैं, या मसलन इन्फेक्शन नीचे चली गई है साकट में, बुनियाद में, पेरोडेंटल मेम्ब्रेन में, फिर उसके लिए भी देखे ना, हमारे पास एक पेशेंट आता है, ठीक है, वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट उसको कहते हैं कि जी मैं आपके दांत नहीं बचा सकता, आपके मसूड़े भी ख़त्म हैं, आपके दांत हिल रहे हैं, आपका जो बुनियाद है दांतों का, पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन डैमेज है, लूज हो गया है, वो आपके दांत को सपोर्ट नहीं कर रहा, लिहाजा मैं स्केलिंग वगैरह तो कर देता हूँ, आपको मैनेजमेंट कर देता हूँ, लेकिन इसको आखिर में आपने निकालना ही है। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में जितने भी डेंटल सर्जन्स हैं, मैं इसका स्केलिंग वगैरह के लिए या फिलिंग के लिए या इम्प्लांट के लिए पेशेंट बेचता हूँ। इस्लामाबाद में ज़रा ठीक ठाक है ना डेंटिस्ट्री का काम, तो डॉक्टर भी क्वालिफाइड हैं, और जो वर्ल्ड हेल्थ के मुताबिक उनका क्लिनिक जो है ना, जो उनका स्टेरिलाइजेशन का जो सिस्टम है, हर एक के पास ऑटोक्लेव वगैरह होती है। लेकिन ये है कि वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम इसके साथ क्या करें, हम तो स्केलिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन ऊपर से गम ही नहीं है, ऊपर से बुनियाद भी नहीं, हड्डी कमजोर हो गई है दांत। फिर क्या करते हैं डॉक्टर? तो दांत ठीक होते हैं, लेकिन उसके मसूड़े और हड्डियां कमजोर होती हैं। उसकी दवाई है? तो उस वो पेशेंट हम कहते हैं आप कर दो अपना काम, मैं कहता हूँ मेरे पेशेंट का आप कर दो स्केलिंग वगैरह, अब बेफिक्र हो जाए। वो पेशेंट जब मेरे पास आता है, फिर हमारे पास कुछ ऐसे मेडिसिन हैं, यकीन करें मिशी खान, जब हम देते हैं तो उनके दांत भी टाइट हो जाते हैं, हाँ, मसूड़े भी टाइट हो जाते हैं,
और जो पेरियोडेंटल मेम्ब्रेन है जिसमें दांत पड़ा हुआ है, दांत तो ठीक है ना, हेल्दी है, लेकिन बुनियाद खराब हो गई है तो वो भी हेल्दी हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कोई सीक्रेट दवाइयाँ हैं आपकी? 99% दांतों के पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनके दांत खराब नहीं होते, वो बच जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बस आपने मुझे बताना है। एक डॉक्टर साहब कॉल ले लो, ले लेते हैं। मेरे प्रोड्यूसर बाहर आ जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नसीर अहमद बोल रहा हूँ सरगोदा से। सरगोदा से बशीर अहमद साहब। जी बशीर साहब। नजीर डॉक्टर साहब से पूछना ये था कि शुगर होती क्यों है, दूसरी बात ये है कि शुगर और विटामिन डी का कोई ताल्लुक है? जी जोर से बोले नसीर साहब। नसीर साहब, पहली बात ये कि शुगर होती क्यों है, वजह क्या है, दूसरी बात ये है कि शुगर और विटामिन डी का कोई ताल्लुक है? शुगर के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन हो रही है, उसमें डिस्टॉर्शन है आवाज में। शुगर की अच्छा, शुगर क्यों होती है? क्यों ताकत में? हाँ, शुगर जो है ना, क्यों होती है? शुगर जो है ना, डायबिटीज, ये दो किस्म की होती है। एक जो है ना इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसको हम जुवेनाइल शुगर भी कहते हैं। उसके लिए एज महसूस नहीं है। ठीक है। 5 साल के बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है। और 25 साल के जवान को भी हो सकती है। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरी शुगर जो है टाइप 2 शुगर, वो जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। अब टाइप 1 शुगर में तो इंसुलिन तो सिरे से बनती ही नहीं है, तो उसमें पेशेंट जो है ना ऊपर से इंसुलिन लेगा। ठीक है ना। साथ में अगर फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगी आ रही हैं तो उसके साथ फिर हेमोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट जो टाइप 2 वाला शुगर है, उसमें ये होता है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मिशी खान। ठीक है डॉक्टर साहब। एक फैक्टर नहीं होती। एक फैक्टर तो इनहेरिटेंस ही है, जिसको हम मौरूसी कहते हैं। बाप को शुगर है, माँ को शुगर है, फैमिली में शुगर है, नाना को शुगर था, ग्रैंड मदर को शुगर, तो उसको भी शुगर है, उसको भी शुगर जनरेशन में आ रहे हैं। ठीक है। एक तो उससे हम बच सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जिसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो ओबेसिटी है, मोटापा, यानी मोटापा। दूसरी बात जो है, कुछ हार्मोन्स की वजह से भी फीमेल में शुगर हो जाती है। मसलन प्रेगनेंसी हुई, पेशेंट डियाबिटिक में चला गया, डियाबिटीज़ में डिलीवरी हुई, शुगर भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अच्छा। तो कुछ जो है ना इस तरह के भी शुगर के पेशेंट होते हैं। कुछ एक्सरसाइज न करने की वजह से, कुछ लोग खानदानी तौर पर मीठा ज़्यादा खाते हैं। ठीक है ना। हर वक्त मीठा खाना, हर वक्त कार्बोहाइड्रेट, या मसलन जो लोग मेडिसिन लेते हैं स्टीरॉयड वगैरह। ठीक है। स्टीरॉयड, दर्दों की गोलियां, या मसलन दमे की गोलियां, दमे का मरीज है और वो अपने दमे के इलाज स्टीरॉयड से कर रहे हैं। ठीक है ना जी। जोड़ों का मरीज है, वो जोड़ों का इलाज स्टीरॉयड से कर रहे हैं। या थायराइड में कोई खराबी है, या लीवर में कोई खराबी है, तो उस बंदे को शुगर हो सकती है, जिसको हम ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज कहते हैं, जो जिसकी वजह जो है ना मेडिसिन होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके हैं, जिनको अगर हम उसको कम करें ना, तो फिर इनहेरिटेड फैक्टर जो है ना, वो अब देखो, अब हार्ट अटैक में, डॉक्टर साहब हार्ट अटैक पे से शुरू करेंगे, माफ कीजिएगा, एक कॉल ले लूं। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ। जी मरियम, रावलपिंडी से। क्या हाल है आपके? क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसका कुछ बता दें। क्या एज पूछ लूँ? आपकी क्या एज है? मेरी 22 है। 22। अच्छा। आप चॉकलेट खाती हैं? चॉकलेट? जी खाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, आप टीवी देखें। थैंक यू सो मच। मिशी खान, इसको हम कहते हैं ना माइग्रेन। माइग्रेन। तो जो लड़कियां चॉकलेट वगैरह ज़्यादा खाती हैं ना, उनको भी माइग्रेन हो जाती है। ये भी एक वजह है, काज है।
और दूसरी बात ये है कि माइग्रेन एक खानदान में भी चलता आ रहा है, ठीक है ना जी। और तीसरी बात ये है कि माइग्रेन जो है ना, कहीं नाक में खराबी या गोश्त नाक में लोथड़ा बन जाना या नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, जिसे हम डीएनएस कहते हैं, ठीक है जी, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। तो बहुत सारे इसके वजूहात हैं। पेशेंट को देखने के बाद पता चलता है कि किस किस्म का माइग्रेन है। एक माइग्रेन वो है जो आपका सुबह उठते हैं धूप के साथ चलता रहता है, ठीक है ना। और एक माइग्रेन वो है जिसमें आपको धूप अच्छा लगता है, राइट। एक माइग्रेन का मरीज धूप से भाग रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, जितना वो अंधेरे में जाएगा, डार्क में जाएगा, उसका सर दर्द ठीक होता जाएगा। यानी जैसे रात आएगी उसका सर दर्द ठीक होता जाएगा, जैसे दिन होगा धूप निकलेगा और उसका सर दर्द बढ़ता जाएगा। तो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है ना, देखें मरियम जो है रावलपिंडी में थी, तो ये आपको आके दिखा भी सकती हैं। इस्लामाबाद में आके दिखा सकती हैं। G9 मरकज पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब बैठते हैं, बुध जुमेरात जुमा पीर मंगल बुध, सॉरी पीर मंगल बुध को दोपहर 2 बजे। और 0300 0300 इनका डॉक्टर साहब का नंबर है 0300 333 9378 और दूसरा है 0300 911 6681। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। और देखें ना, माइग्रेन को मामूली न लीजिएगा। अच्छा, यानी मिशी खान सर दर्द को उसको माइल्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सर दर्द हुआ, माइग्रेन हुई, कोई सर दर्द की गोली काली ठीक हो गया, बस फिर हफ्ते बाद सर दर्द हुआ, फिर गोली काली ठीक हो गया। यकीन करें मेरे पास ऐसे पेशेंट आए जिन्होंने माइग्रेन का सही इलाज नहीं किया, मिशी खान उनके सर में रसोलियाँ बन गई। ओह गॉड। जिन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं लिया माइग्रेन का, काज को ख़त्म नहीं किया, यकीन करें उन लोगों को सर में या पिछोटरी में ट्यूमर्स बन गए हैं। तो इसमें ये है जिसको आप कहते हैं ना कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया, तो इसकी एक काज जो है ना ये भी है। अगर नाक में गोश्त है, नाक की बंदिश है, हड्डी टेढ़ी है और उसका आप इलाज नहीं करेंगे, जिसका बेस्ट इलाज जो है ना वो हेमोपैथिक तरीके इलाज है, ठीक है, उसको अगर आप रिलीज नहीं करेंगे, साइनसेस को खोलेंगे नहीं, तो यकीन करें बैक प्रेशर पड़ेगा दिमाग पे। और आप और जो साइनोसाइटिस के मरीज का अगर नेचुरल इलाज नहीं होगा, कुदरती तरीके से उसको हम दवाई से ट्रेन कर दें, ठीक है ना, तो वो फिर दिमाग में नहीं जाता। तो साइनोसाइटिस के मरीज़ों को अक्सर माइग्रेन, सर दर्द, ठीक है जी, और फिर एक सर दर्द की एक और बीमारी है जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया कहते हैं। यानी यहाँ पे एक जंक्शन है जिसमें सर्कुलेशन बंद हो जाती है, राइट पे दोनों साइड पे। लेकिन ये है ना कि अब माइग्रेन का जो सर दर्द है ना वो साइड चेंज करता रहेगा, कभी इधर हो जाएगा कभी इधर हो जाएगा। लेकिन जो खतरनाक वाली सर दर्द है ना, जो आपके ब्रेन में ट्यूमर के साथ या साइनोसाइटिस के साथ सर दर्द है, या मसलन आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, तो वो सर दर्द जो है ना वो एक साइड पे रहेगा। अगर राइट पे है तो हमेशा राइट पे रहेगा, लेफ्ट पे है तो हमेशा लेफ्ट पे रहेगा। अच्छा, जबकि माइग्रेन जो है ना वो अपना साइड चेंज करता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताएं, क्या आई साइट कमजोर होने की वजह से भी सर में दर्द होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली आई साइट की कमजोरी की वजह से डेफिनेटली माइग्रेन होगा, सर दर्द, लेकिन उसके साथ एक बात जरूर होगी, उसके साथ वोमिटिंग जरूर होगी। यानी जिनके नजर कमजोर हैं और उनको नजर की कमजोरी की वजह से सर दर्द है, यानी माइग्रेन है या सर दर्द है, उनको नोजिया और वोमिटिंग जरूर होगी। ये उसकी निशानी है। अब जिसको दिमाग में रसूली या ट्यूमर की वजह से सर दर्द है, तो वो जैसे आंख खोलेगा, अभी बेड में पड़ा है, जैसे आंख खुलती है
उसको सर दर्द शुरू हो जाएगा। जबकि माइग्रेन का दर्द जो है ना, पेशेंट उठ के बाथरूम में फार नाश्ता माश्ता करके जब बाहर निकलेगा और उसको दिन की रोशनी लगेगी उसकी आंखों में, उसको सर दर्द शुरू हो जाएगा। वो टिपिकल माइग्रेन का सर दर्द होता है। और जो दूसरा खतरनाक वाला सर दर्द है जिसको हम ट्रेजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं, उसमें मिशी खाने ये होगा कि उसका ट्रैगर जो है ना, जैसे सर दर्द का मरीज कोई चाय से गूंद लेगा, पानी का लेगा टिप, ठीक है ना, एक सिप पानी लेगा या एक नवाला लेगा मुंह में, फौरन उसको सर दर्द शुरू हो जाएगी। अच्छा, फौरन उसको सर दर्द शुरू हो जाएगी। इतनी सर दर्द शुरू हो जाएगी कि उसको जो रोटी के पीसेस है वो मुंह से निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह अगर हो आपको, तो उसमें फिर चूंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी मेडिकल काफ़ी एडवांस हो गई है, तो उसमें फिर उसको फिर हम सीटी स्कैन और एमआरआई से उससे फिर हम कंफर्म करते हैं कि आया साइनोसाइटिस की वजह से है, नाक में किसी बंदिश खराबी की वजह से है। और हमारे यहाँ तो ये होता है, लोग 3 दिन जो है ना नज़ला भी नहीं छोड़ते, बहना नहीं देते, फौरन अब छींका ही गोली बंद किया। उनको पता ही नहीं है कि यार ये हमने जो एंटी एलर्जिक लेके नज़ले को बंद किया है ना, ये आगे जाके ना हमारी आई साइट भी ख़राब करेगा, हमारी कानों की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी मुतासर करेगी और फिर हमें माइग्रेन भी हो सकता है। नज़ले को कभी रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। 7 दिन बाद ठीक हो जाता है। नहीं, 7 दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए कोई हेमोपैथिक दवा, जबकि नज़ले ज़ुकाम के लिए सैकड़ों के हिसाब से हेमोपैथिक मेडिसिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, जी जी, जिस तरह छींक आई है जो भी है, तो नज़ले ज़ुकाम में आपने हरी मिर्च और ये वो इस तरह की चीज़, ताकि वो निकले नज़ला सारा, वो जो फंसा होता है, लोग दवाइयाँ खा के उसको बंद कर देते हैं, किसी तरह बंद हो जाए। उसमें अच्छी बात यह है ना कि उसमें आप हेमोपैथिक दवा लेने, कौन सी दवा है सर डॉक्टर साहब? कोई भी हेमोपैथिक दवा लेने, उसके लिए डॉक्टर साहब जो नज़ले ज़ुकाम के लिए होती है। तो उसमें ये होगा कि अगर आप एंटी एलर्जिक लेंगे ना तो आपका नज़ला तो बंद हो जाएगा मिशी खान, ठीक है। लेकिन जो नेचुरल लुब्रिकेंट्स हैं, जिसने आपके साइनसिस को, उसके मोमेंट्स को इजी रखना है, और साइनसिस को और आपके कानों को और आंखों को, जो लेक्रिमल डक्ट्स हैं, जो आंखों से पानी आ रहे हैं नोज में, और आपके जो लुआब वगैरह हैं उसको नॉर्मल रखेगा। जबकि जितने भी एंटी एलर्जिक है ना, वो आपके अंदरूनी लुआब को, लुब्रिकेंट्स को भी खुश करेगा। और जो हेमोपैथिक दवा है ना, वो आपकी एलर्जी को ठीक करेगा, लेकिन आपके जो नेचुरल लुब्रिकेंट्स हैं उसको खुश नहीं करेगा, उसको ड्राई नहीं करेगा, वो नेचुरली रहेंगे, ठीक है ना। तो ये उसमें ये ट्रीटमेंट में फ़र्क है, ठीक है ना, कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके सेहत के लिए ठीक होता है। और दूसरी बात है, जब आप एलर्जी में, नज़ला ज़ुकाम में जब आप हेमोपैथिक दवाई लेते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपको नज़ला ज़ुकाम जल्दी जल्दी नहीं होगा। जब आपका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाए तो आपकी दवाई भी बंद हो जाती है। जबकि एंटी एलर्जी को सुबह आप खाएंगे तो शाम तक आप ठीक रहेंगे, अगली सुबह आपको दोबारा खानी पड़ेगी। अगर आप नहीं खाएंगे तो पूरा नज़ले का एक सैलाब जो है ना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये है कि हेमोपैथिक तरीके इलाज में जितने भी एलर्जीज हैं, वो उन एलर्जी का जो एंटीजन है, तो जिस्म में अल्लाह ने जो सिस्टम बनाए, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी या कम्प्लीमेंट्री इम्यूनिटी कहते हैं, जो प्रोटीन की शक्ल में होता है, वो एनहांस होके आपके एंटीजन को ब्लॉक रखता है, ठीक है ना जी। ठीक है डॉक्टर साहब। और उसी तरह जो है ना आपकी एलर्जी खत्म हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये तस्वीर आप सब ने हमने को बहुत ही मैचिंग की है, माशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन क्विकली से बता दूं, डॉक्टर साहब के नंबर्स जो हैं 0300 333 9378, 0300 911 6681।
G9 मरकज़ पैरागॉन प्लाजा फर्स्ट फ्लोर पे पीर मंगल बुध वाले दिन बैठते हैं 2 बजे से रात 9 बजे तक। ज़रूर जाइएगा और जाके दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 3 दिन के शोज़ मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे, स्पेशली कल जो हमने ईद मिलादुन नबी का शो किया था और आज का और परसों का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी जुमेरात वाले दिन। तब तक के लिए डॉक्टर साहब वंस अगेन आपका शुक्रिया। और कितनी को मैचिंग है, मुझे लग रहा है सोफे का कपड़ा ही मैंने ना सोफे का भी मैचिंग है। डॉक्टर साहब सोफे का कपड़ा लेके मैंने ड्रेस बनाया है। आपका तो सोफे के साथ वेरी मैचिंग। तो टेक केयर नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।